आज का रिपोर्ट का बताइएगा बेटा। टाइम हो गया है। जी बेटा, आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर हैं। बच्चे क्यों कम होते जा रहे हैं भाई? बच्चे कम होते जा रहे हैं। लगता है उन्होंने जो है ना ये यूएसए के बारे में सारा कुछ उन्हें पता हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए नहीं पढ़ना चाह रहे शायद, कटिंग ऑन कर दिए। चलें बेटा, शुरू कर लेते हैं। इसे आज हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह, और कल नॉर्थ अमेरिका कर लेंगे। बस ज़्यादा टाइम लगा है हमारा, कल साउथ अमेरिका करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा टाइम लगा है हमारा, इसी तरह से एशिया में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अफ्रीका के 2 लेक्चर बनेंगे, यूरोप के 2 बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया का 1 ही बनेगा। ठीक है, एशिया के 4-5 दिन लग जाएंगे हमें, तो कोशिश करेंगे हम इसे 2 वीक में नहीं तो 3 वीक में इसे कम से कम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। हमने जो लास्ट इवेंट डिस्कस किया वो कोल्ड वॉर का था। कोल्ड वॉर के हवाले से 2-3 सवाल बेटा, बल्कि कई सवाल बनेंगे। 1947-48 से लेके 1991, जब तक ये रशिया ब्रेक नहीं होगा, यूएसएसआर टूटेगा नहीं, तब तक ये कोल्ड वॉर चलती रहेगी। कोल्ड वॉर में 2 कंट्री आमने सामने थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसएसआर किस चीज का एब्रिविएशन है? यूनाइटेड, हमारे पास यूनियन, यू से यूनियन ऑफ स्वेत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इससे हमारे पास यूनियन हो जाएगा। ऐसे हमारे पास स्वेत और दूसरे ऐसे सोशलिस्ट, आर से हमारे पास रिपब्लिक। रशिया को ही कहते थे हम, रशियन फेडरेशन जो थी उसे यूएसएसआर कहा गया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों आमने सामने थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और सेकेंड में इनका नुकसान नहीं हुआ था। किसका नुकसान हुआ था? यूरोप का नुकसान हो गया था। यूरोप बर्बाद हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी, फर्स्ट में भी। या जो ओटोमान एम्पायर थी, सल्तनत उस्मानिया, वो बर्बाद हुई फर्स्ट में। या जापान की तबाही हुई या फिर जर्मनी की तबाही हुई थी। फ्रांस भी तबाह हो गया था, यूके भी बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुका हुआ था। यूएसए दूर बैठा हुआ था, इसीलिए इसे कुछ नहीं हुआ। रशिया का साइज ही इतना बड़ा था यूएसएसआर का कि किसी ने इसके ऊपर हमला करने का सोचा ही नहीं। अब इन्हें दोनों को मस्ती चढ़ी और ये आपस में लड़ना शुरू हो गए। बेसिकली ये 2 स्कूल ऑफ थॉट आप कह लें, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म।
सोशलिज्म या कम्युनिज्म कह लें, ये दो निजाम थे उस वक्त, बेसिकली इनकी जंग थी, दो निजामों की जंग थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाले यूएसए प्लस यूरोप पूरा डाल दें इसमें, हम भी उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन जो जंग थी उसकी बात कर रहा हूं, हम भी इस जंग का हिस्सा थे, कोल्ड वॉर का। आगे चल के बताता हूँ। कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले या इस निज़ाम को फॉलो करने वाले यूएसएसआर प्लस जो है ना जी चाइना डाल दे इसमें, दो बड़े यही थे। बाकी छोटे मोटे मुल्क थे, नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया, ये छोटे मोटे कंट्रीज थे। अब इस निज़ाम को अगर मैं सादा अल्फाज में आपको समझाऊं तो इसे कहते हैं सरमाया दाराना निज़ाम। सरमाया दाराना निज़ाम अमीर अमीर तर होता जा रहा है, जो जितना चाहे कमा ले, रियासत उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करती। रियासत की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अगर एक रियासत का शहरी 1 अरब रुपया कमाएगा तो वो उसका है। अगर एक शख्स कुछ भी नहीं कमा रहा, वो भूखा बैठा हुआ, तो रियासत को उससे भी कोई सरोकार नहीं है, वो भूखा मरे। रियासत उसे रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरियात नहीं देगी। सादा अल्फाज में समझाने का मतलब यह सरमायादाराना निजाम, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, जिस तरह अमेरिका का निजाम है। दूसरी तरफ सोशलिज्म का जो निजाम है, इसमें यह था कि सारा कुछ जो होगा वो किसका होगा जी, स्टेट का होगा। जो भी सर्विसेज हैं, जो शहरी हैं किसी भी रियासत के, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपनी रियासत को। रियासत बदले में उन्हें एक अमाउंट मुख्तस कर देगी, मिनिमम अमाउंट उन्हें दी जाएगी। रोटी कपड़ा मकान जो है उसकी जो बेसिक जरूरियात है, एक शहरी कुछ भी नहीं कर रहा तो भी रियासत उसके जो रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक जो नीड है, वो पूरी करने की जिम्मेदार होगी। रियासत हर चीज रियासत ऑन करेगी। इंडस्ट्री भी, कोई भी निजाम कारोबार है वो रियासत चलाएगी। लोग जो है, शहरी जो उसमें सर्विसेज देंगे। इसमें हर बंदा अपना कारोबार करेगा, अपना कमाएगा, जितना कमाना चाहे। रियासत उस निजाम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। अब देखने में ये निजाम अच्छा लगता है कि यार इसमें जो है ना जी रियासत अपने शहरियों के लिए जो है ना जी सारे मामलात कर रही है, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि एज ए सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत के किसी भी सिटीजन की हैसियत से, जब मुझे पता होगा, अगर मैं अपनी बात करूं कि यार मेरे जो बेसिक जरूरियात है वो रियासत उठा रही है, तो मैं क्यों काम करूंगा? सरकारी जो हमारी तनख्वाहें हैं स्केल के हिसाब से, ये सोशलिज्म की बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप लोग जाते हैं, आप सर्विसेज देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसके बदले में आपको स्केल के हिसाब से तनख्वाह दे देती है। छोटे स्केल की थोड़ी, बड़े स्केल की उससे ज्यादा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करते हैं? काम नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है कि जी हमें तो तनख्वाह मिल रही है, मरात मिल रही है, हम क्यों काम करें? इसलिए आपको फिरौन बैठे हुए नजर आएंगे। और हर गवर्नमेंट सेक्टर का, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये ड्रॉबैक बता रहा हूं आपको जो उसके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कैपिटलिज्म सोसाइटी की। आप देखेंगे छोटी छोटी कंपनियां जो है वो अरबों रुपए कमा रही हैं। क्यों? उसमें काम करने वालों को पता है कि यार इसमें जो भी हम काम करेंगे या करवाएंगे उसकी आउटपुट हमें मिलेगी, रियासत नहीं हमसे छीन के ले जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे अमेज़न और ये जो सारी इन्वेंशंस थी वो सारी की सारी इस सोसाइटी में हुई। इधर कोई इन्वेंशन हुई ही नहीं। जब पता है हर चीज मिल जाएगी तो इस सोसाइटी ने काम ही नहीं किया। आप देखें जो
ये दौर था, इस दौर में इन्वेंशन जो थी, अमेरिका क्यों आगे निकल गया, यूरोप क्यों आगे निकल गया, वहां इन्वेंशन हो रही थी, लोग मेहनत कर रहे थे। इनका सारा रियासत के ऊपर बोझ डला हुआ था, रियासत इन्हें पाल रही थी, इसीलिए ये सोसाइटी पीछे रह गई। ये निजाम हार जाएगा आगे चल के, ये निजाम जीत जाएगा। ठीक है, इसे, इस निजाम को लीड करेगा अमेरिका, इसे लीड करेगा रशिया। थोड़ा सा आइडिया हो गया अब आपको इन दोनों निजाम के बारे में कि ये किस तरह का निजाम है। इसमें जो है ना जी, ये दोनों रास्ते आमने सामने थे, अपना अपना निजाम लाना चाहते थे, ये दुनिया के अंदर अपना अपना निजाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे ये। ठीक है, तो इसमें ये दो कंट्री आमने सामने होंगे कोल्ड वॉर में। अभी डायरेक्टली तो लड़ेंगे नहीं, इनडायरेक्टली लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। मैंने बताया आपको यूएसए ने क्या बनवाई, नेटो बनवाई, किसके खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसएसआर ने क्या बनाया, वारसा पैक्ट किया, किसके खिलाफ, नेटो के खिलाफ। दोनों एक दूसरे के एंटी थे ना, मिलिट्री अलायंस थे दोनों, कि किसी एक नेटो के मुल्क पे हमला करेगा रशिया तो हम सारे मिलके उसे मारेंगे। वारसा पैक्ट में रशिया के लाइक माइंडेड कंट्रीज थे, भाई किसी एक मुल्क पे भी हमला करेगा नेटो का कोई भी मुल्क तो हम सारे मिलके इसे मारेंगे। ठीक है, तो ये मुआहदे हुए नेटो के बारे में, कल मैंने पढ़ा दिया था आपको। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का लिख लीजिएगा, मार्क रूटी, मैंने कल नहीं लिखवाया था। नेटो का सेक्रेटरी जनरल पूछा जाएगा आपसे, मार्क रूटी, ये सेक्रेटरी जनरल है जी नेटो के, पूछ लेता है अक्सर। बाकी नेटो के बारे में मैंने आपको कल करवा दिया था सारा। वारसा पैक्ट खत्म हो गया, वारसा पैक्ट 1955 में हुआ था और 1991 में खत्म हो गया। जब ये यूएसएसआर टूटेगा तब खत्म हो जाएगा ये, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। वारसा कैपिटल है पोलैंड का। ठीक है, नेटो को तो मैंने आपको बता ही दिया था सारा कल। अब इस दौरान जो जंगें होंगी, दुनिया लड़ेगी, उसमें जो मेन हमारे पास जंग है जिसके बारे में कमीशन पूछेगा, वो हमारे पास सबसे पहले कोरियन वार है। कोरियन वार जो है 1950 में शुरू हुई और 1953 के अंदर एंड हुई। पिछले त्योहार जो पेपर हुआ है डीसी ऑफिस शेखुपुरा का, उसमें सवाल पूछा हुआ था कोरियन वार कब एंड हुई, पीपीएससी की बात कर रहा हूँ। 53 के अंदर एंड हुई जाके, ये 50 में शुरू होगी, 53 में एंड होगी। था क्या ये हमारे पास कोरियन वार में दो कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया है और दूसरा हमारे पास साउथ कोरिया है। दो कंट्री, इस तरह से मैप बना लें। ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के ऊपर ये वाला जो कंट्री है सारा सारा रशिया लगता है, यहाँ रशिया लगता है और यहाँ से फिर चाइना भी लगता है। नॉर्थ कोरिया को यहाँ से चाइना भी लगता है, ऊपर से रशिया भी लगता है, ऐसे करके। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये आपस में लड़ पड़े, ये आपस में लड़ पड़े, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्टली लिंक करती है जमीन रशिया की भी और चाइना की भी। तो रशिया में कौन सा निजाम था, कम्युनिज्म का निजाम, सोशलिज्म का निजाम। तो नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करेगा, यूएसएसआर प्लस चाइना भी करने चले। और जहां पे जाएगा क्या जी, रशिया हमला करने के लिए वहां अमेरिका भी पहुंचेगा उसे रोकने के लिए। तो अमेरिका सपोर्ट करेगा साउथ कोरिया को। अमेरिका जो यूएसए है उसने सपोर्ट किया किसे जी, साउथ कोरिया को। इस जंग के अंदर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा रशिया, यूएसएसआर,
और साउथ कोरिया को सपोर्ट करेगा अमेरिका। दोनों मुल्क अपने सामने लड़ पड़े। रिजल्ट ये नहीं पूछेगा जी किसे सपोर्ट किया था, यूएसए ने और यूएसएसआर ने किसे किया था। रिजल्ट, अच्छा अमेरिका ने कितनी फौज भेजी इनकी सपोर्ट के लिए? 30,000 की आर्मी भेजी थी। कितनी आर्मी भेजी इनकी सपोर्ट के लिए? जब साउथ कोरिया वाले हारने लगे 30,000 की आर्मी भेजी थी। ठीक है, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि नॉर्थ कोरिया वाले ये जंग जीत गए, साउथ कोरिया वाले ये जंग हार गए। अमेरिका जिन्हें सपोर्ट कर रहा था वो हार गए, रशिया और चाइना जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गए। वो जीत गए। रिजल्ट इसका ये निकला, 30,000 फौजी मरवाए अमेरिका ने अपने यहां। कैपिटलिज्म को यहां शिकस्त हुई। रशिया और उसके हवारियों को यहां जीत। हम किधर खड़े थे उस वक्त? हम किसे सपोर्ट कर रहे थे? हम साउथ कोरिया को कर रहे थे, हम अमेरिका के साथ थे ना। हम पाकिस्तान किधर था? अमेरिका के साथ था। लियाकत अली खान का अमेरिका के साथ मामला खराब ही यहीं से हुआ था। अमेरिका कह रहा था पाकिस्तान को अपनी आर्मी भेजो। लियाकत अली खान ने कहा कि भाई सपोर्ट तक तो चलो ठीक है, असला भी चलो थोड़ा बहुत दे देंगे, सपोर्ट भी करेंगे आपके नैरेटिव को, लेकिन फौज नहीं हम भेज सकते। इस वजह से लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ आपको पता ही है। फिर क्या हुआ था उनके साथ? फिर अपने पिट्ठू लाए गए थे। ठीक है, तो ये कोरियन वार थी। इसके बाद जो मेजर जंग है, आगे चलेंगे तो वियतनाम वार है, लेकिन उससे पहले आप देखें कि हमारे पास वियतनाम वार भी चल रही होगी। उसी दौरान U2 इंसिडेंट को पहले देखते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। U2 इंसिडेंट को पहले हम देख लेते हैं और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। कोरियन वार के बारे में इतना काफी है बेटा, बस। हाँ जी, हेडिंग दे लें U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट 1960 में। मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान किधर था? अमेरिका के साथ था इस सारे कोल्ड वार के दौर में। तो हमने अमेरिका को दिए हुए अड्डे कहां पे? पेशावर, बड़ावीर एयर बेस। बड़ावीर एयर बेस जो है ना, हमने अमेरिका के हवाले की हुई थी। अब अमेरिका जो है, यहां से जहाज अमेरिका के जासूसी त्यारे उड़ते थे और रशिया की जासूसी करते थे। पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रशिया शुरू हो जाता था उस वक्त। अब तो फिर नहीं है, लेकिन अब तो दूर है। देखिए ना, अगर आप मैप को देखें गौर से, जैसे मैं पाकिस्तान समझूं, ये अफगानिस्तान और ये हमारे पास ताजिकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद ये रशिया शुरू होता है आज का। लेकिन 1991 तक ये सारा जो इलाका है यहाँ तक, ये यूएसएसआर का हिस्सा था। मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से जस्ट ये वाखान कॉरिडोर के ऊपर से सिर्फ रशिया शुरू हो जाता सारा। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ था जी? बड़ावीर एयर बेस जो थी पेशावर वाली, हमने दी हुई अमेरिकियों को। अमेरिका के जहाज यहाँ से उड़ते थे ऐसे और जाके रशिया की जासूसी करते थे। सारा ये रशिया है, सारा कजाकिस्तान उस वक्त। अब तो अलग मुल्क बन गए हैं यहाँ। यूएसएसआर का बॉर्डर यहाँ तक आता था, अफगानिस्तान तक। 16 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है दरमियान में ये वाखान कॉरिडोर। उससे आगे रशिया बैठा हुआ था। तो यहां से वो जासूसी करते हैं। जहाजों का नाम क्या था जी? U2। जो जहाज थे स्पाई, जासूसी त्यारे, उनका क्या नाम था? U2 था। वो यहां से उड़ते रशिया की जासूसी करते। अमेरिकियों ने एक जहाज गिरा लिया 1960 के अंदर। अमेरिका कह रहा हूं, रशियंस ने अमेरिका का एक जहाज गिरा लिया।
अब जब जहाज गिराया तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे कि जी पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहा है। अमेरिका के जो जहाज U-2 उड़ते हैं पाकिस्तान से उड़ते हैं, पेशावर पटबीर एयरवेज से। हमने कहा कि नहीं, ये तो झूठ है, दिखाओ सबूत क्या है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास खबर ये थी, हमारी एजेंसीज के पास या हमारी मिलिट्री के पास, कि ये वो जहाज भी क्रैश हो गया है और पायलट भी मारा गया है उनके, जो उन्होंने गिराया है रशियंस ने। तो हमने उन्हें कहा जी सबूत दो, हमें पता था कि जी पायलट भी मर गया, जहाज भी क्रैश हो गया, खत्म, क्या सबूत देंगे ये हमें। लेकिन रशियंस जो थे उन्होंने पायलट जिंदा पकड़ा हुआ था, वो पायलट को ले आए मीडिया में। पायलट ने सारी दास्तान खोल के सुना दी, कि पेशावर से उड़ाऊं मैं तो बटवीर एयरबेस से। वहां से जो है ना जी सुबह की हुई हमें अच्छी खासी इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती हुई। आपको बताएंगे फिर हम क्या फर्क पड़ता है बेइज्जती से। उसके बाद जी अयूब खान साहब बैठे हुए थे उस वक्त पाकिस्तान में, उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात जरा थोड़े से बेहतर किए, भागे फौरन जी मेहरबानी करें जी, क्योंकि रशिया कह रहा था जी हम क्या करने वाले हैं जी, पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है हम इस जंग के अंदर अमेरिका के साथ। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं और न्यूक्लियर मिसाइल मारने वाले हैं। फिर अयूब खान साहब भागे, उन्होंने कहा जी हजूर मेहरबानी करें, हम अड्डे खत्म करते हैं, आप जो है हमला ना करें। तब जाके वो हमला खत्म नहीं, मतलब रुका और यहाँ से अड्डे खत्म किए गए आर्जी तौर पे। ये था आपका U-2 इंसिडेंट। पूछता है पेपर में कब हुआ, 1960 में हुआ, क्या था सारा मैंने आपको बता दिया। आगे चल के मैंने आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बता ही दिया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये सारा में 1962 का है ये इंसिडेंट। इसमें अमेरिका अपने मिसाइल ले आया था टर्की में, ये रशिया, ये इसके साथ या टर्की है, यहीं पे, यहाँ कौन सा मुल्क है, टर्की है। तो रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए अमेरिका अपने ले आया मिसाइल टर्की में, और रशिया अपने मिसाइल उठा के ले गया किधर, क्यूबा में। किधर ले गया, क्यूबा में। और एक वर्ल्ड वार 3 शुरू होने लगी थी। फिर उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था JF कैनेडी। लिखवाता हूं आपको आज प्रेसिडेंट भी, JF कैनेडी, जबरदस्त प्रेसिडेंट एक USA का। ये दरमियान में आया, इसने फिर मामले को सेटल डाउन करवाया। बाद में इसे भी गोली मार दी गई थी, बाद में इसे भी गोली मार दी गई थी। ठीक है, इस तरह से ये मामला चला था। ठीक है, इसे मैं रेस करता हूं। चले पहले गोली मारने वाले लिख लें। 4 प्रेसिडेंट हैं USA के जिन्हें असैसिनेट किया गया, जिन्हें असैसिनेट किया गया उनके ऑफिस के दौरान, मतलब उनकी भी टर्म चल रही थी। ऑफिस के दौरान का मतलब ये है कि उनकी अभी टर्म चल रही थी, उसी दौरान अभी उन्होंने कुछ टाइम और गुजारा था। नंबर 1 मैंने आपको लिखवाया था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को 1865 में जब वो थिएटर में मूवी देखने जा रहे थे, जब वो थिएटर में मूवी देखने जा रहे थे तब की ये बात है। तो इन्हें जो है ना जी गोली मार के उड़ा दिया गया। और उसके बाद गरफील्ड है, ये भी ऐड कर लें, गरफील्ड, GARFIELD, स्पेलिंग लिखें गर, GARFIELD, गरफील्ड, 1881 के अंदर इन्हें भी गोली मार दी गई। जब ये ट्रेन पे बैठने लगे तब इन्हें गोली मारी गई। उसके बाद हमारे पास मैकेनले है 1901 के अंदर, मैकेनले, माउंट मैकेनले बोला था हमने। 1901 के अंदर जब ये लोगों से मिल रहे थे तो उस वक्त इन्हें गोली मार दी गई।
और चौथा अभी मैंने आपको बताया JF कैनेडी। 18 करो 1963 के अंदर जब एक ये रैली में जा रहे थे उस वक्त इन्हें गोली मार दी गई। तो 4 प्रेसिडेंट हैं। कैनेडी के बारे में तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA हो, किल्ड इन ऑफिस। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA भी कैनेडी है हमारे पास। तो 1963 में इन्हें गोली मार दी गई। 1963 में इन्हें गोली मारी गई। अक्सर वो इब्राहिम लिंकन का पूछता है और कैनेडी का पूछता है। गरफेल्ड और मैकेले का उसने कभी नहीं पूछा, लेकिन ये पूछता टोटल कितने हैं जिन्हें गोली मारी गई उनके ऑफिस के दौरान। 4। ठीक है, याद रह जाएंगे चारों या भूल जाएंगे? चले अब थोड़ा सा ना इनकी अरेंजमेंट भी लिख लेते हैं। ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट आए ना 1947 के बाद वाले सारे करने हैं आपने, कोई भी नहीं छोड़ रहा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तरतीब से, आपने देखना ये नजर आ रहे हैं। यहाँ से इधर लिखता हूँ बेटा तरतीब से अरेंजमेंट के साथ। ये आपने जरूर करनी है बेटा। एक तो आपको मैंने बताया कि FD रोजवेल्ट, हाँ जी, ये थे जी हमारे पास 1933 से लगा के 1945 तक। 1933 है या 34 है? मेरे ख्याल से 33 है। 1945 तक सबसे लंबा टेन्योर इन्हीं का बनेगा, FD रोजवेल्ट का। अब ये जंग के दौरान मारे गए, मतलब जंग के दौरान डेथ हो गई, इनकी नेचुरल डेथ हुई थी। उसके बाद आ गया था हैरी ट्रूमैन। हैरी TRU ट्रूमैन, सिर्फ ट्रूमैन भी याद रह जाए तो तब भी ठीक है। फिर कौन आ गया? ट्रूमैन आ गया। ट्रूमैन जिसने, देखिए जब ये कैसे याद रहेंगे, ये याद रहेंगे आपको इनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट मिला। जैसे रोजवेल्ट का सबसे 4 दफा इलेक्ट हुआ, सबसे लंबा टेन्योर है। ठीक है, UNO बनवाई इसने, वर्ल्ड बैंक बनवाया, IMF बनवाया। जब ये चीजें बन रही थी उस वक्त कौन था? रोजवेल्ट था। ट्रूमैन ने एटम बम गिराए। एटम बम के हवाले से इनका सवाल बनता है। इनका टेन्योर है जी हमारे पास 1945 से लेके 1954 और 3 7 53, हाँ 53, ठीक है। ट्रूमैन के बाद आए जी नेक्स्ट DD आइजनहोवर। इनका बस यही कारनामा याद रखना है कि एटम बम गिराया इन्होंने। DD आइजनहोवर, हाँ जी, आइजनहोवर साहब जो हैं 1953 से 1961 तक। इनका सवाल क्या बनेगा जी? ये पहले प्रेसिडेंट थे USA के जो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे 59 के अंदर। आइजनहोवर का लिखें जी, ये पहला प्रेसिडेंट था USA का जो पाकिस्तान तशरीफ लाया था। DD आइजनहोवर, आइजनहोवर लिखें जरा। आइजनहोवर पहला प्रेसिडेंट था USA का जो पाकिस्तान तशरीफ लाया। 59 में आया था ये, 1959 में पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, याद रहेगा। उसके बाद है जी हमारे पास कैनेडी, JF कैनेडी। कैनेडी साहब जो थे 1961 से 1963 में इन्हें मार दिया गया। इन्हें मार दिया गया। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA इस तरह से कहेगा आपको कैनेडी। या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान कौन था? यही था। ठीक है, इस तरह से भी आप याद, एक जबरदस्त प्रेसिडेंट था। उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है USA की, उसके खिलाफ आया था ये। वो नहीं चाहते थे कि ये रहे, उन्होंने ही मरवाया था इसे, बाद में पता चला था। कैनेडी गया तो जॉनसन आ गया। जॉनसन 1963 से लेके और ये चलेगा जी 69 तक। जॉनसन के बारे में मैक्सिमम सवाल बनेगा
तो कैनेडी के बाद कौन बना था? तो जॉनसन बना था। कैनेडी के बाद जॉनसन बना था। इसके बारे में यही सवाल बनाया मैं। जॉनसन भी पाकिस्तान आया है। चले, दूसरा प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान है, पहला डीडी आइजनहोवर, दूसरा जॉनसन, दूसरा हमारे पास से जॉनसन बनेगा। ये गालबन 67 में आया था पाकिस्तान, ये 67 में आया था अयूब खान के दौर में। उसके बाद है ये हमारे पास जॉनसन के बाद अगर रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन, सिर्फ निक्सन भी याद रख सकते हैं आप। निक्सन साहब आएंगे 1969 में और 1974 तक रहेंगे। वाहिद प्रेसिडेंट यूएसए की हिस्ट्री में जिसने रिजाइन किया, सवाल बनता है वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की हिस्ट्री में जिसने रिजाइन किया, रिचर्ड निक्सन था। 1964 में इसने, 74 में, 1974 में इसने रिजाइन कर दिया था। ये भी पाकिस्तान तशरीफ लाया था, 69 में आया था ये भी पाकिस्तान। तो तीसरा प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान तशरीफ लाया, हाँ जी तीसरा नजर आ रहा है इधर से लिखा हुआ। रिचर्ड निक्सन ने क्यों रिजाइन किया था? वाटर गेट स्कैंडल का सुना होगा आपने। पूछता है वाटर गेट स्कैंडल। इसी तरह से एमसीक्यूज याद होगा। कब आया था ये? 1972, 74 में आया था ये वाटर गेट स्कैंडल। 74 में वाटर गेट स्कैंडल आया, 72 में वाटर गेट स्कैंडल आया, 74 में इसने रिजाइन किया, 74 में इसने रिजाइन कर दिया। क्या था वाटर गेट स्कैंडल? इन्होंने इलेक्शन होने थे अगले साल, तो जो मुखालिफिन थे उनकी कॉल वगैरह उनकी जो थी, मतलब उनकी जासूसी करवाई थी, रिकॉर्डिंग करवाई थी, खुफिया कोई जासूसी करवाई थी उनकी। इस वजह से इन्हें रिजाइन करना पड़ गया। अंदाजा लगाएं किस लेवल के उन्होंने स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किए हुए। हमारे यहाँ पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी हो जाता है, कोई रिजाइन नहीं करता। यहाँ सिर्फ अपनी जो मुखालिफ पार्टी थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग या जो उनकी जासूसी करवाई, उस बेस पे इतना प्रेशर पड़ा, इनकी इम्पीचमेंट शुरू हो गई थी, इन्हें रिजाइन करके घर जाना पड़ा। ठीक है, इनके साथ में हेनरी किसिंजर बड़े मशहूर हुए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इनके, इसने वो बुक्स भी लिखी थी, अक्सर उनके बारे में पूछता है। डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने किताब लिखी थी हेनरी किसिंजर ने, और ऑन चाइना, चाइना के ऊपर लिखी थी। 2 किताबें ये मशहूर उसकी पूछी जाती हैं, मेमोरीज के नाम से भी लिखी थी उन्होंने। खैर जी, तो रिचर्ड निक्सन को जरा देखेंगे आप, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। रिचर्ड निक्सन हो गया। रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन पार्टी से था, आर से रिचर्ड, आर से रिपब्लिकन पार्टी। इस तरह से मैंने याद किया था, आप इसे देख लीजिएगा। बार दफा ये इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरह से मैंने बताया, इब्राहिम लिंकन की पार्टी पूछ लेंगे वो आपसे, निक्सन की पूछ लेंगे, एफडी रोजवेल्ट की, तो जो इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया अपने कंट्री के लिए, उनके बारे में ज्यादा सवाल बनते हैं। निक्सन साहब के बाद नेक्स्ट जो आए हमारे पास, गैरफील्ड आए। गैरफील्ड फोर्ड था उनका पूरा नाम, स्पेलिंग देख लीजिएगा उनका, जो GR, गेरलार्ड फोर्ड, GRALD, गेरलार्ड फोर्ड, सिर्फ फोर्ड भी याद रख सकते हैं, फोर्ड। ठीक है जी, 1974 से लेकर 1977, ये कोई मतलब है कि इलेक्टेड नहीं थे, कोई इलेक्शन मतलब है कि वो रिजाइन किया, उसके बाद ही आ गया बराबर। बस उसके जो 3 साल रहते थे वो इसने पूरे किए। ठीक है, फोर्ड सिर्फ याद रख लेंगे। फोर्ड के बाद आएगा जिमी कार्टर, फोर्ड के बाद जिमी कार्टर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जिमी कार्टर साहब 1977 में आएंगे और 1981 तक रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इनके दौर में ना इवेंट में आपको करवाता हूँ, आगे चल के एक दफा लिख लें, इवेंट में आपको करवाता हूँ, इनके दौर में याद हो जाएंगे आपको।
जिस तरह से ट्रू मैन आपको नहीं भूलेगा क्योंकि उसने एटम बम गिरवाई। रोजवेल्ट की तो इतनी सारी कहानियां सुनाई मैंने आपको। डी.डी. आइजनहोवर इसलिए नहीं भूलेगा आपको कि पाकिस्तान तशरीफ लाया था। कैनेडी भी इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि इसके दौर में जंग शुरू होने लगी थी, इस बंदे ने जंग रुकवाई थी। ये क्रेडिट बाहर क्या FGF कैनेडी को जाता है, ठीक है। इसे भी गोली मार दी थी। फिर जॉनसन के बारे में ऐसा सवाल है, कैनेडी के बाद कौन बना ये पूछा गया है। अच्छा, इसी तरह से फोर्ड के बारे में पूछा गया जी, रिचर्ड निक्सन ने जब डिजाइन किया उसके बाद कौन बना, बस ये बनेगा निक्सन। इसीलिए आपको याद रहना चाहिए कि वाटरगेट स्कैंडल की वजह से 1974 में जो आया। जिमी कार्टर का मैं बता देता हूं आपको, इसके पीनट के बागात थे। आगे चल के इसकी स्टोरी सुनाता हूं आपको सारी में, ठीक है। जिमी कार्टर के बाद आ जाएगा हमारे पास रोनाल्ड रैगन। रैगन का तो सुना होगा आपने, एक्टर था ये। रोनाल्ड रैगन एक हॉलीवुड का एक्टर था, बहुत जबरदस्त किस्म का। इसकी मूवीज पड़ी होंगी। 1981 में आएगा और ये 89 तक रहेगा रैगन साहब जो थे। फिर बुश सीनियर आ जाएगा हमारे पास, बुश सीनियर। नाइनटीन 89 से लेकर 1993 तक ये बुश सीनियर था जी। बस इतना काफी है, आगे भी लिखा होता है। ये कर ले 1945 के बाद सारे कर लेंगे तो अच्छा है। कोई ना कोई आपसे पूछा जा रहा होता है पेपर में, इंटरव्यू में, रिटर्न में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इम्तिहान में ये आपसे जरूर पूछे जा रहे होते हैं। क्योंकि अमेरिका देखिए मतलब क्या है बेटा, करंट अफेयर जीके उन्हीं कंट्रीज के हवाले से बनता है जिनका इस दुनिया के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट है इस दुनिया के लिए। ऐसे मुल्क जिनके होने ना होने से दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता, उसके बारे में कमीशन क्यों पूछेगा, ठीक है। गैबून के बारे में क्यों पूछेगा कमीशन? गैबून कंट्री है बस एक, ठीक है मुल्क, उसके बारे में क्या मैं आपको पढ़ाऊं, या कमीशन क्या पूछ सकता है। अमेरिका एक रियलिटी है, वो इस वक्त लीड कर रहा है दुनिया को, पॉलिसी बना के दे रहा है। ये जो मैं आपको इस वक्त मैसेज भेज रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे का पूरा सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन का उनका है। अगर वो बंद कर दें तो हम किसी काम के नहीं हैं। पूरी दुनिया उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ हम नहीं कर रहे। ये इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो है ना जी हम नहीं करे सारे कर रहे हैं। तो हमें अपना बनाना चाहिए था। चाइना ने भी तो बनाया है ना अपना निजाम, सारा खड़ा किया उन्होंने। वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, हर चीज उनकी चाइना की अपनी है। कब आजाद हुआ है? अब हुआ है 49 में, हमारे भी 2 साल बाद, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा निजाम उसी का है, वो चला रहा है। खैर जी, थोड़ा सा हम आप वापस आ जाते हैं अपने जो है हम डिस्कस जो कर रहे थे कोल्ड वार इराक को। अब जरा वियतनाम वार को देख लेते हैं। वियतनाम वार 1954 में प्रॉपर ये शुरू हुई थी। 54 का ऑप्शन ना हो तो 55 भी कह सकता है वो आपको, और 1975 तक ये चलेगी वियतनाम की जंग। वियतनाम की जो जंग है 54 में शुरू होगी और 75 तक चलेगी ये। अगेन वियतनाम का मैप अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगा वियतनाम। ये नॉर्थ वियतनाम और ये साउथ, नीचे वाला होता है हमेशा साउथ होता है। नॉर्थ वियतनाम यहां से चाइना को लगता है, नॉर्थ वियतनाम यहां से चाइना को लगता है, ठीक है। इस दरमियान में लाइन है, इसका नाम है 17 पैरेलल लाइन। उसे लेता है 17 पैरेलल लाइन इज बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। 17 पैरेलल लाइन बॉर्डर है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान में। तो इनके दरमियान में जंग शुरू हो गई। नॉर्थ वियतनाम को चाइना मतलब USSR सपोर्ट करेगा,
और साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए यूएसए पहुंच जाएगा अमेरिका। कम्युनिज्म को फैलाव को रोकने के लिए बेसिकली अमेरिका आगे जाके रुकता था। तो साउथ वियतनाम को अगेन किसने सपोर्ट किया जी? वहां भी साउथ कोरिया को यूएसए ने किया था, यहाँ भी साउथ वियतनाम को यूएसए सपोर्ट करेगा, जबकि नॉर्थ वियतनाम को रशिया करेगा। कम्युनिज्म के फॉलोअर थे ये मैक्सिमम। रिजल्ट ये निकलेगा, अच्छा इसमें अमेरिका ने कब पार्टिसिपेट किया, सवाल ये बनेगा। तो वियतनाम वार में जो यूएसए है ये इंटर हुआ था 1964 के अंदर प्रॉपर। जो आर्मी इसने उतारी थी वो 64 में उतार दी थी। इससे पहले इनके पास वो प्लानर और वो जो मैनेजर्स थे वो मौजूद थे यहाँ, उन्हीं को कहते तुम लड़ो, तुम ये करो, तुम कमांड कर रहे थे पहले सिर्फ। अब जब इसने देखा ये हार रहे हैं तो इसने क्या किया, 60,000 की आर्मी भेज दी। कितनी? 60,000 की आर्मी उतार दी अमेरिका ने साउथ वियतनाम की सपोर्ट में। नॉर्थ वियतनाम वाले ऐसा लड़े कि उन्होंने क्या किया जी, तबाही कर दी साउथ वाले जो थे उनकी, और साथ में अमेरिका की जो फौज थी 60,000, उसमें से 58,000 फौजी मार दिए इन्होंने। कितने मार दिए अमेरिकी? 58,000। 60,000 में से 58,000 मार दिए इन्होंने। 2,000 बड़ी मुश्किल से जान बचा के पा गया अमेरिकन यहाँ से। तो आज भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जाएंगे तो वियतनाम से अमेरिकी किस तरह से भाग रहे हैं जूतियां छोड़ के, और तबीयत साफ की वियतनाम वालों ने इनकी। मतलब ये जंग भी अमेरिका हार गया, या साउथ वियतनाम वाले हार गए, नॉर्थ वाले और रशिया जीत गया। रशिया जीत गया। हमारी सपोर्ट किसके साथ थी? नॉर्थ वियतनाम। मतलब हम तो साउथ के साथ थे ना, हम हारने वालों के साथ थे, अमेरिका के साथ थे ना हम। तो हम तो अमेरिका के साथ थे, हारने वालों के साथ थे, वहां भी और यहाँ भी। ठीक है, समझ आ गया आपको यहां तक वियतनाम वार। अच्छा, अमेरिका ने इसमें से विथड्रॉ कब किया, ये सवाल बनेगा। 64 में इंटर हुआ और 1973 में अमेरिका यहां से भाग गया पेरिस पीस एग्रीमेंट करके। पेरिस पीस एग्रीमेंट किया इसने अमेरिका ने, और अमेरिका भाग गया यहां से अपनी आर्मी लेके। 2,000 के करीब लोग बचे थे। ठीक है, अमेरिका निकल गया 73 में। जंग बाकायदा खत्म हो जाएगा 75 में, और 76 में अगले साल फिर ये सारे इकट्ठे हो गए वियतनाम वाले। अब वियतनाम सिर्फ एक ही मुल्क है, दो नहीं है। ठीक है, 76 में फिर यूनाइट हो गया। तो सवाल बनेगा यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम 76, अगले साल 76 में ये इकट्ठे हो गए दोबारा, एक ही मुल्क बन गया। 75 में जंग इन्होंने खत्म कर दिया आपस में। कहा जी ठीक है, अमेरिका भाग गया, हम लोगों ने शिकस्त दे दी, हम आपस में इकट्ठे हो जाते। कितने फौजी मरवाए अमेरिका ने अपने? 58,000 फौजी मरवाए। यहां तक बात समझ आ गई आपको? वियतनाम वार क्लियर हो गई। चलें इसे हमारे वियतनाम वार के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं कौन कौन से रहे। जब अमेरिका यहां से निकल रहा था वियतनाम में से 73 में, तो उस वक्त कौन था प्रेसिडेंट? देखें जरा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? रिचर्ड निक्सन था। रिचर्ड निक्सन 74 तक यही बैठा हुआ था ना। इसने फैसला किया कि हम यहां से विथड्रॉ करते हैं। सारे मुआहदे शुआहदे इसी ने करवाए थे निकलने वाले। अगर आपसे पूछ लिया जाए विथड्रॉल के टाइम कौन था, तो आप बता सकते हैं। चलें जी, उसके बाद शुरू हो जाएगी जी अफगान वार। कोल्ड वार का हिस्सा है सारा ये अफगान वार। अफगान वार 1979 से लेके 1989 तक, ये भी कोल्ड वार का हिस्सा है। अगेन इसमें अमेरिका और रशिया आमने सामने है। इसमें क्या हुआ जी, अफगानिस्तान के अंदर रशिया ने अटैक कर दिया 24 दिसंबर 1979, एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है। तो यूएसएसआर ने अपनी आर्मी इंटर कर दी या अटैक कर दिया किस पे? अफगानिस्तान पे। कब जी? 24 दिसंबर 1979। हाफिज उल अमीन की गवर्नमेंट थी, लेकिन हाफिज अल अमीन की गवर्नमेंट को बचाने के लिए आया था रशिया। किसकी? हाफिज अल अमीन। देखिए रशिया चाह रहे थे, मैंने मैप बना के दिखाया था,
अफगानिस्तान के बॉर्डर तक रशिया आया हुआ था। वो चाह रहा था कि वहां क्या हो, उसकी पपेट गवर्नमेंट बैठी रहे, अमेरिका की गवर्नमेंट ना बने यहाँ पाकिस्तान में। वैसे अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका पाकिस्तान को मतलब अमेरिका हमने दे दिए हुए थे। उसके बाद अफगानिस्तान में भी अगर अमेरिका आ जाता तो रशिया के लिए मसला था। तो रशिया ने क्या किया जी, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाई वहां हाफिजुल अमीन की, और उसी की सपोर्ट के लिए क्या किया जी, अपनी आर्मी भेज दी। अब जो दूसरी साइड थी, जो हाफिजुल अमीन की गवर्नमेंट को नहीं मानती थी, जो रशिया के खिलाफ थी, कम्युनिज्म के खिलाफ थी, उसे फिर अमेरिका सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, अपोजिट साइड को। ठीक है, अपोजिट साइड को जो तालिबान कहलाए, जो क्या कहलाए, तालिबान कहलाए। पाकिस्तान में इन्हें ट्रेनिंग दी गई, अमेरिका ने पैसे दिए, असला दिया, और फिर अब हमने वहां एक जंग लड़ी जिसमें यूएसएसआर को शिकस्त होगी। यूएसएसआर आगे चल के टूट जाएगा 15 मुल्कों के अंदर। ये जंग कौन हार जाएगा? रशिया हार जाएगा। वियतनाम वार का बदला लिया अमेरिका ने, कोरियन वार का बदला लिया रशिया से, क्योंकि वहां से अमेरिका को मार पड़ी थी, यहाँ रशिया को मार पड़ेगी। किसके थ्रू पड़ेगी? पाकिस्तान के थ्रू, उसामा बिन लादेन के थ्रू। असल में अफगानिस्तान के अंदर ना एक इस्लामी कार्ड खेला गया। इस्लाम का देखिए, कम्युनिज्म जो है ना, सोशलिज्म जो है, ये जो है इसके मानने वाले अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं मैक्सिमम लोग। कम्युनिस्ट हैं, कहते हैं कोई खुदा नहीं, इस तरह की आइडियोलॉजी है इनकी ना, आप किसी हद तक कह सकते हैं आप। अब ये वाला कार्ड खेला गया, भाई ये तो जो है ना जी, किसी खुदा को नहीं मानते, हमारे खुदा को भी नहीं मानते, नबी तो दूर की बात है। तो ये तो जो है ना निज़ाम ही वो लाना चाहते हैं अपने वाला, कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का। तो ये जो है ना जी इस्लाम के मुखालिफ है, या इस तरह की कोई कहानियां सुनाई गई। ठीक है, तो इसमें सऊदी अरब में फतवे दिलवाए गए मौलवियों से। सऊदी अरब भी तो पिट्ठू था ना अमेरिका का, बल्कि है, अब लोग था क्या, अभी भी है। तो वहां से फतवे जारी किए गए। पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी थे सारी उन्हीं की फंडिंग है, सऊदी अरब की है या ईरान की, आपको पता है। एक साइड पे ईरान की ज्यादा फंडिंग है, दूसरी साइड में जो है सऊदी अरब की है। सारे मदरसे वही चला रहे हैं, वही पैसे दे रहे हैं, इसीलिए तो ऑडिट नहीं होने देते ये, और ऑडिट करना भी नहीं चाहते। मुक्तदरा जो हमारी बैठी हुई है, वो क्यों ऑडिट करे भाई, इसलिए तो उनको पता चल जाएगा कितना माल कहाँ से आया और कहाँ लगा। तो इस तरह से फतवे दिलवा के ये मतलब उन्हें, एक तो काफिर, ऐसे ही काफिर थे। इस जंग को, अफगानिस्तान की जंग को पाकिस्तान की जंग बना दिया गया। तो ये जो है ना जी जिहाद करना है हमने यहाँ, और जो है ना जो उसके लिए ट्रेनिंग्स दी गई पाकिस्तान के अंदर, और पैसा आया सारे का सारा अमेरिका की तरफ से, और असला दिया गया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरब से इंपोर्ट किया गया उसे। उसामा बिन लादेन जो था बेसिकली सऊदी नेशनल था, सूडान में रहा, फिर वो इधर आया, इस तरह से। और जो है ना जी मदरसों में प्रॉपर ट्रेनिंग दे के हमने चला दिया उधर जाके। और साथ में ये भी चूरन बेचा गया, एक तो हम अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं, ये वाला चूरन बेचा गया, और साथ में दूसरा ये कि जी रशिया जो है ना जी इसके बाद पाकिस्तान पे हमला करके जी वो गर्म पानियों तक जाना चाहता है, अगला हमला उसने पाकिस्तान पे करना था। मतलब ये इस तरह का चूरन बेचा गया। खैर रशिया जंग हार गया। रशिया आगे चल के फिर एज मतलब एक फेडरेशन वो मतलब एक सस्टेन भी नहीं कर पाया, और उसके बाद वो टूट जाएगा 15 मुल्कों में। लेकिन अफगानिस्तान की जो तबाही हुई, उसके जो बीज वहां बोया गया था तालिबानाइजेशन का, उसकी फसल आज तक हम काट रहे हैं। अब वो फट रहे हैं पाकिस्तान में जगह जगह टीटीपी की शक्ल में। ठीक है, स्टेट गेस्ट हुआ करते थे यही तालिबान अमेरिका में, प्रोटोकॉल होता था इनका, रेड कारपेट्स बिछती थी इनके लिए। ठीक है, इस तरह से जो है ना, क्योंकि मकसद था रशिया को हराना, मकसद यहाँ को इस्लामी गवर्नमेंट बनाना तो नहीं था ना उनका। खैर जी, तो ये जब हमें कहा गया जी आप ये जंग लड़े, शुरू में जिमी कार्टर था। कौन था जी इस वक्त? जिमी कार्टर बैठा हुआ जब हमला होगा। जिमी कार्टर ने कहा, इधर जिया था पाकिस्तान में, जिया साहब को कहा जी आप मेहरबानी करेंगे, इस तरह से करें, बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे। जिया साहब ने कहा कि जी ये तो पीनेट हैं जो आप हमें दे रहे हैं। तो अब उसके बेचारे के पीनेट के बाग भी थे जिमी कार्टर के। वो शर्मिंदा हुआ एक दफा, तो भाई मुझे शायद उसकी वजह से ताना दे रहा है, फिर पीनेट के भाग आपके हैं, आप हमें पीनेट दे रहे हैं थोड़े थोड़े करके, मतलब थोड़ा है माल, थोड़ा सा बड़ा हो इसे। तो इस तरह से फिर बाद में हमने इसे ऑन किया, और उसके बाद हमने एक जंग लड़ी।
अफगानियों के साथ मिलके, और इस तरह से रशिया को शिकस्त हुई और रशिया फिर टूट गया आगे जाके। ठीक है, 89 तक ये जंग चली। अब जब जंग चलती रही, मामला तो हो गए, जब एक जंग हार गया रशिया और रशिया निकल गया यहाँ से 89 में से अफगानिस्तान से, फिर एक वैक्यूम पैदा हो गया अफगानिस्तान के अंदर। पावर किसके पास होगी? वो जो ग्रुप थे जिनके पास असला था, जो तालिबान बन चुके हुए थे, मुख्तलिफ कबाइल थे, वो फिर आपस में लड़ पड़ेंगे, खाना जंगी शुरू हो जाएगी उनके आपस में। उस खाना जंगी का रिजल्ट ये निकलेगा, फिर आगे चल के तालिबान अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे 96 में। इसे मैं रेस कर देता हूँ, अफगानिस्तान को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। चलें आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी और बहुत सारे इवेंट हैं इस दौर में जो उन्हें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो अब तालिबान गवर्नमेंट को आगे चल के डिस्कस करते हैं, फिर वो किस तरह से फिर 9/11 हुआ और अमेरिका के बाकी मामला। इस दौरान जी ईरान में भी इनकलाब आया। ईरान रेवोल्यूशन 1979। अब ईरान के अंदर अमेरिका की पिट्ठू गवर्नमेंट बैठी हुई थी रजा शाह पहलवी की। जिस तरह से अमेरिका कहता था वो वैसे ही करता था। एक लीडर था इनका आयतुल्लाह इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी इनका पूरा नाम था, इमाम खुमैनी साहब। मजहबी लीडर थे वो। उन्हें जो है एग्जाइल में भेज दिया गया था, रजा शाह पहलवी ने उन्हें निकाल दिया था 64 में ना ईरान से। उन्होंने कुछ टाइम तुर्की में गुजारा, कुछ फिर बेचारे वो बाहर रहे, मतलब है कि उधर इराक में रहे, फिर वो फ्रांस चले गए, वहां से बैठ के अपनी तारीख चलाते रहे। 79 तक वो जो उनकी तहरीक थी रजा शाह पहलवी के खिलाफ या अमेरिकन लॉबी के खिलाफ, वो अरूज पे थी। 79 में इनकलाब आ गया ईरान के अंदर, जिसे शिया इनकलाब भी कहा जाता है। शिया इनकलाब कहा जाए या ईरान रेवोल्यूशन 1979 का। इमाम खुमैनी साहब जो थे उन्होंने लैंड किया, तकरीबन चीजें सारी टेक ओवर हो चुकी हुई थी उस वक्त। स्टूडेंट्स ने, अवाम ने, वो बाहर निकले, रजा शाह पहलवी भाग गया मुल्क छोड़ के। ठीक है, पर इजिप्ट गया, फिर उन्हें अपने जो आका थे उनकी तरफ निकल गया वो। ठीक है, इस तरह से ईरान के अंदर एक गवर्नमेंट बनी जो अमेरिका के मुखालिफ बनी। अब ये अमेरिका के मुखालिफ, इनकी तो पूरी की पूरी जो नैरेटिव इसी बेस पे था कि अमेरिका से छुटकारा हमने कैसे हासिल करना है, अमेरिका हमारे मुल्क में इस तरह से कर रहा है, हमारे हमारे में ये कर रहा है, वो कर रहा है। लिबरलिज्म के खिलाफ था ये पूरे का पूरा एक मजहबी इनकलाब, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इमाम खुमैनी साहब क्या ले आए? इनकलाब ले आए ईरान के अंदर। और इन्होंने उनके कुछ अमेरिका की जो एम्बेसी था उस पर अटैक करके उनके कुछ, आप ये देखें कि 444 जो पर्सन थे, नहीं 52 जो पर्सन थे, 52 जो एम्बेसी के लोग थे उन्हें कैद कर लिया और उन्हें 444 दिनों तक कैद किए रखा। ठीक है, इन्हें छुड़ाने के लिए जिम्मी कार्टर, कौन बैठा हुआ इस वक्त भी? जिम्मी कार्टर। जिम्मी कार्टर ने ऑपरेशन किया, उसका ऑपरेशन का नाम लिखिए, पूछता है ऑपरेशन ईगल क्ला। ऑपरेशन ईगल क्ला ये है जी 1980 का इंसिडेंट, 1980 का इंसिडेंट है ये। अब इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर भेजे अपने जो है ना जी अपने बंदों को छुड़ाने के लिए, उन्होंने ऑपरेशन करना था। और वो जो है ना जी मौसम की खराबी की वजह से या ईरानियों को पता चल गया पहले से, वो जो जहाज आ रहे थे, मतलब जो हेलीकॉप्टर आ रहे थे ऑपरेशन करने के लिए अपने बंदों को छुड़ाने के लिए, वो जो है ना जी क्रैश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौसम की खराबी की वजह से वो टकराए या जो भी है वो क्रैश हो गए, मतलब नाकाम हो गया इनका ये ऑपरेशन, ऑपरेशन ईगल क्ला, जिसकी वजह से जिम्मी कार्टर आगे चल के इलेक्शन हार जाएगा कि भाई तुमने अपने बंदों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया, वही तुम नाकाम हो गए उस ऑपरेशन में। ठीक है, उस ऑपरेशन के हवाले से सवाल बन जाएगा जी ऑपरेशन ईगल क्ला, लिखें जरा। हाँ, 1980 का है जी ऑपरेशन ईगल क्ला। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सवाल बने हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों अमेरिका के साथ जो मामला खराब हुए, तो ट्रंप ने जो है ना कहा था जी मैं 82 मिसाइल मारूंगा, 52 मिसाइल मारूंगा पूरे। 52 फिगर उन्होंने ऐसे नहीं लिया था, यहाँ से लिया था।
बाद में फिर बार्गेनिंग करके उनके जो लोग थे वो छोड़ दिए गए थे। ठीक है, ईरान के अंदर ये तब्दीली आ गई हुई थी। अब गल्फ वार भी हुई उसी दौरान, अमेरिका की तरफ से जो उनकी कंट्रीब्यूशन था वो भी जरा देख लेते हैं। इसमें हम ओवरऑल जी की सारी चीजें देखते जा रहे हैं ताकि ये जो इंसिडेंट हुए आपको पता चला अमेरिका की जिनमें इन्वॉल्वमेंट थी। ईरान रिवोल्यूशन हो गया बेटा। आपको पता है कि जो इस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जिस तरह से इमाम खुमैनी साहब जो थे वो पहले वो सुप्रीम लीडर बने थे ईरान के पहले। आजकल जो है आयतुल्ला खामनाई साहब है, जो आयतुल्ला खामनाई साहब हैं इस वक्त ईरान के सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर कहने उन्हें आप। और फिर उनके बाद उनका प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता ईरान में। प्रेसिडेंट तो मसूद पेजेश्कियां हैं आजकल जो हैं ईरान के, उसके बारे में भी सवाल बन जाएगा। सुप्रीम कमांडर का मतलब इस तरह समझे आप जिस तरह हमारे पास यहाँ प्रेसिडेंट है, तकरीबन मिलता जुलता, थोड़ा सा पावर के अंदर डिफरेंस है लेकिन आप उसे रिजेंबल कर सकते हैं इस तरह से। सारे इख्तियारात जो गवर्नमेंट चलाने किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है पाकिस्तान में। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल है बस, कानून की तरह से, ये वो थोड़ी बहुत चीजें। इसी तरह से वहां सुप्रीम कमांडर होता है या सुप्रीम लीडर कह ले चले। आयतुल्ला खामनाई साहब हैं इस वक्त, अली खामनाई साहब जिन्हें कहते हैं आयतुल्ला अली खामनाई साहब। इसी तरह से जो पहले थे वो इमाम खुमैनी साहब थे, उनका पूरा नाम हाँ खुमैनी साहब कहेंगे उन्हें पूरा, आयतुल्ला खुमैनी। चलें जी, तो गल्फ वार को देख लें थोड़ा सा। गल्फ वार 1990 से 1991। अच्छा, इसे गल्फ वार से पहले भी देखेंगे तो ईरान के ऊपर अटैक करवाता है, ईरान कह रहा हूँ इस पे, इराक पे। इराक का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसे तबाह किया गया। इधर लिखता हूँ, इराक न्यूक्लियर पावर, इराक के ऊपर अटैक करता है जी 1981 में। कौन? इजराइल अटैक करता है और जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसे तबाह कर देता है। इराक में उस वक्त सदर सद्दाम बैठा हुआ था, सद्दाम हुसैन जो था ये एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था इराक में। तो इसराइल ने अटैक अमेरिका के कहने पे किया, अमेरिका नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे एटम बम हो। तो इसराइल ने क्या किया जी, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक करके तबाह कर दिया इराक के। ये भी सवाल बनता है कौन से साल में उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह किया गया और किसने किया? इराक में, मिडल ईस्ट की बात हो रही है ये, ठीक है। और उसके बाद गल्फ वार तो चले है ही है। उसके बाद आप देखेंगे इराक जो अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। इराक अटैक ईरान 1980 के अंदर अटैक किया और 1988 तक ये जंग चलती रही इनकी आपस में। सद्दाम हुसैन पिट्ठू था अमेरिका का, ये भी उन्हीं का था। जब ईरान में इनकलाब आ गया, अमेरिका की मुखालिफ गवर्नमेंट बनी, तो सदर सद्दाम को इशारा किया गया जी आप क्या करो, अटैक कर दो। आप क्या करो जी, अटैक कर दो। आपको अपनी वफादारी साबित करने का वक्त हुआ चाहता है। तो इन्होंने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अमेरिका से क्या किया जी, अटैक कर दिया ईरान पे, जिसका कोई खातिर खान नतीजा तो नहीं निकला, जंग लंबी हो गई, ईरान ने रेजिस्ट कर गए। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि कब इराक ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, सद्दाम हुसैन ने 1980 में अटैक किया था, 88 तक ये चलते रही झड़पें इनके आपस में। ठीक है, उसके बाद फिर गल्फ वार है। गल्फ वार में आप ये देखें कि इराक ने क्या किया जी, सद्दाम हुसैन ने इराक में हुई अटैक कर दिया कुवैत पे। किस पे अटैक कर दिया जी? कुवैत पे। कब? 1990 में, 91 तक ये चलता रहा। अमेरिका के कहने पे किया इसने। अमेरिका ने कहा जी कुवैत के ऊपर अटैक कर दो। असल में तो तेल लेना था कुवैत से, ठीक है, वो बात नहीं सुन रहा था, तेल का इशू था। इराक ने कहा जी आप मेरे बॉर्डर के साथ क्या कर रहे हो, तेल निकाल रहे हो। तो ये बहाना बना के इराक ने अटैक कर दिया कुवैत पे। अब कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने कहा इराक को, सद्दाम हुसैन को कि यार अब बस बाहर वापस कर लो, जंग खत्म कर दो, अब मामला हमारा ठीक हो गया है। सद्दाम हुसैन ने कहा कि यार ये क्या बात हुई, तुम कहते हो हमला कर दो, मैं हमला कर देता हूं, मुझसे पूछते भी नहीं हो, कहते हो जी वापस आ जाओ, मैं नहीं वापस आता। इधर सद्दाम हुसैन ने रेजिस्टेंस शो की। जैसे रेजिस्ट किया सद्दाम हुसैन ने जंग बंदी ना करने के लिए, तो फिर सद्दाम हुसैन की तबीयत साफ करेगा अमेरिका खुद। अमेरिका सऊदी अरब दोनों मिलके
और साथ में जो है यूके, ये क्या करेंगे, इराक के ऊपर हमला कर देंगे, सद्दाम हुसैन के ऊपर, इजराइल भी साथ में, और इराक सद्दाम हुसैन जंग हार जाएगा। इसे हटाते नहीं है, इसे बिठा देते, कहते हैं रहो तुम, लेकिन वफादार बन के रहो, हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना। खड़े होने की कोशिश करोगे तो अभी तो तुम्हें छोड़ रहे हैं हम, अगली दफा नहीं छोड़ेंगे, फिर ये रहेगा अपने इक़्तिदार पे। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही, वो एक लाइन आ गई थी, दरार आ गई थी ताल्लुकात में, अब वो बात नहीं रही थी। अब सद्दाम हुसैन फिर जहाँ जितना मौका मिलेगा अमेरिका की रेजिस्टेंस या उनके खिलाफ बयान शान देते रहेंगे और मामला इस तरह से चलेंगे। ठीक है जी। तो गल्फ वार का जब भी पूछा जाएगा आपसे, तो इराक ने अटैक किया था कुवैत पे, गल्फ वार का ये पूछता है, सारा अमेरिका ये मामला से लेके चल रहा था। ठीक हो गया जी, कुछ समझ आ गया यहां तक? आपको कुछ कहानी समझ आई कि नहीं आई? रोनाल्ड रैगन आपको याद रहेगा या भूल जाएगा? रैगन साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, इनके बारे में यही सवाल बनता है कि कौन सा यूएसए का प्रेसिडेंट है जो एक अच्छा एक्टर भी रहा? वो रैगन साहब थे जी, रोनाल्ड रैगन। रैगन के बाद बुश सीनियर आ गया था, बुश सीनियर के बाद फिर आ जाएगा बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन आ जाएगा 1993 से सन 2000 तक। बिल क्लिंटन भी पाकिस्तान आया था 2000 में, मुशर्रफ के दौर में, चौथा प्रेसिडेंट अमेरिका का जो पाकिस्तान है। लिखें जरा बिल क्लिंटन। हाँ जी, याद रहेगा बिल क्लिंटन? इधर लिख देता हूँ, चलो मेरे पास फिर जगह खत्म हो जाएगी, इधर लिखता हूँ तो। हाँ जी, अरेज कर दूं ये वाला सारा? लिख लिया आप लोगों ने? चलो अरेज कर देता हूं। अभी हमने बहुत कुछ डिस्कस करना है अमेरिका के हवाले से। हाँ जी, बिल क्लिंटन साहब का जो टेन्योर है वो है जी 1993 से सन 2000 तक, यही पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। बिल क्लिंटन के बाद बुश जूनियर आ जाएगा, सन 2000 से लेके 2009 तक करें चले, सन 2000 से सन 2009 तक। वैसे 2001 बनता है, मतलब देखिए मैं बताता हूँ, इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो मार्च में, उसमें नवंबर के ट्यूसडे को होते हैं, और इनका जो हलफ होता है 20 जनवरी को होता है हर साल। चले लिखें, इनका जो प्रेसिडेंट है वो हर साल जो हल्फ लेगा वो इक़्तिदार संभालेगा 20 जनवरी को। इलेक्शन हो जाएंगे नवंबर में, नवंबर के पहले वीक में, या नवंबर के पहले ट्यूसडे को, पहले ट्यूसडे को हो जाएंगे। मतलब नवंबर 2000 में इलेक्शन हो गए, और इक़्तिदार इसने कब संभाला? जनवरी 2001 में। दरमियान वाले 2-3 महीने वो जो जाने वाला प्रेसिडेंट होता है वो नए आने वाले प्रेसिडेंट को ट्रेनिंग देता है अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनके हवाले से। कितना जबरदस्त निज़ाम है। देखिए हमारे यहाँ जाने वाला या जो आने वाला है वो जाने वाले से सलाम तक करना गवारा नहीं करता, बल्कि जेल में डालता है, फिर वो आके गद्दी पे बैठता है। पहले उसे गिरफ्तार करवा के जेल में डाला जाता है, फिर वो आके नया गद्दी पे बैठता है। यहाँ जाने वाला प्रेसिडेंट आने वाले की ट्रेनिंग कर रहा है, 2-3 महीने उसे बताएगा कि यार ये मामला इस तरह से है, ये ब्रीफिंग्स होंगी प्रॉपर। बुश जूनियर के बाद आ जाएगा जी हमारे पास ओबामा। अच्छा, बुश जूनियर आखिरी प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान तशरीफ लाया था, 2006 में आया था, ये भी मुशर्रफ के दौर में। तो 5 प्रेसिडेंट हैं अभी तक जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। ठीक है, ओबामा साहब जी 2009 में आएंगे और 2017 तक रहेंगे। ये ओबामा के बाद ट्रंप आ जाएगा। ट्रंप आया था जी 2017 में, और 2021 तक ये रहा। फिर बाइडेन आ गए, जो बाइडेन आ गए 2021 से 2025 कर लें, 20 जनवरी 2025 को फिर ट्रंप दोबारा आ गया। 25 से कब तक रहेगा? ये 28 तक रहेगा।
ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी, ये प्रेसिडेंट हम याद रखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में पूछ लेता है कहीं ना कहीं। ट्रंप जो है 47वें नंबर का है अब, पहले ये 45वें नंबर का था, 46 का बाइडन था, अब 47वें नंबर का ट्रंप है प्रेसिडेंट जो चल रहा है। चलें, जब दोबारा वापस आ जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर एक पावर का वैक्यूम पैदा होगा जिसे फिल करेंगे आगे तालिबान। तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई जी कब? 1996 के अंदर। किसकी सरबराही में? मुल्ला उमर की सरबराही में, मुल्ला उमर की सरबराही में। पूछेगा किसकी सरबराही में? मुल्ला उमर क्या करेगा जी? गवर्नमेंट बनाएगा तालिबान की। 3 मुल्क किस गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, और नंबर 3 यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट। 3 मुल्क थे जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट, सवाल बनाया पेपर में, एक्सेप्ट किया था। उसके बाद फिर 9/11 हो जाएगा, उसके बाद 9/11 हो जाएगा। हाँ जी, 9/11/2001। अच्छा, ये 11 सितंबर है। इस डेट के बारे में ना बच्चे समझते हैं 9वां शायद तारीख है, 11वां महीना है, नहीं, 11 सितंबर 2001 है ये एग्जैक्ट डेट। 11 सितंबर है, 9 नवंबर नहीं है। ठीक है, क्या था ये? हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड इंसिडेंट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को क्या किया गया? उड़ा दिया गया। 4 जहाज हाईजैक किए गए, 2 जाके टकराए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, एक पेंटागन को जाके टकराया, और तीसरा हवा में ही बर्बाद कर दिया गया। जिसके बारे में जनरल हमीद गुल कहा करते थे कि मेरे साथ ये अमेरिकन बैठ के बात करें, डायलॉग करें, मैं साबित करूंगा कि अमेरिका ने खुद करवाया है। इस वजह से उस पर पाबंदी लगाई हुई थी, वो अमेरिका नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? 3000 अमेरिकन जो थे इसमें मारे गए थे। इतने 3000 अमेरिकन मारे गए। इस जगह को क्या कहा जाता है आजकल? ये भी सवाल बनेगा, ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो कहा गया इस जगह को, सवाल बनेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे था वहां पे उसका आजकल उसे क्या नाम? ग्राउंड जीरो का नाम दिया गया। वहां उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जो लोग इस सारे इंसिडेंट में मारे गए थे। ग्राउंड जीरो। ठीक है जी, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया जी? बहाना बनाया और पूरी नेटो को लेके चढ़ गया अफगानिस्तान में। हाँ जी, एग्जैक्ट डेट पूछेगा आपसे। 7 अक्टूबर 2001 को ये क्या करेगा जी? अफगानिस्तान पे अटैक कर देगा। अटैक की डेट क्या है? सन 2001 है। एग्जैक्ट डेट 7 अक्टूबर है जी, 7 अक्टूबर। इसकी जो है मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट डेट। 7 अक्टूबर है बेटा, ठीक है। 7 अक्टूबर की डेट एग्जैक्ट पूछेगा आपसे। नेटो को साथ लेके इसने क्या किया जी? अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, मुल्ला उमर की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तालिबान को कहा गया जी हमें जो है ना जी दे। कौन जी? उसामा बिन लादेन। अलकायदा ने जिम्मेदारी इसकी कबूल की थी। अलकायदा पे इल्जाम लगाया गया था कि जी आपने किया है, उसामा बिन लादेन ने किया है जी। वो कहते रहे हमने नहीं किया, हमें साबित करें। इल्जाम लग गया था, अटैक हो गया था। किसका दौर था जब ये अटैक किया जा रहा है? बुश जूनियर। कौन बैठा हुआ है? बुश जूनियर के दौर, बुश जूनियर के दौर में ये सारा मामला हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको पता, अफगानिस्तान के अंदर एक जमहूरी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की बड़ी देर तक, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाए। 2 मई 2011 को ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर, ऑपरेशन लिखे जरा, नेपच्यून सफेयर किया गया और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से
एबटाबाद से उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया एबटाबाद में। ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 2 मई 2011 को उसामा को मार दिया गया, उसामा को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के अंदर ये अमेरिकी जहाज आए, ब्लैक हॉक उन जहाज़ों का नाम था, हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक था। वो आए और आके उन्होंने क्या किया जी, ऑपरेशन किया। हमारी आर्मी को या हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता ही नहीं था, सुबह जाके पता चला, या फिर शायद पता था तो हमने उसे सीक्रेट रखा। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो दुश्मन था उसामा बिन लादेन उसे मार दिया, उसकी बॉडी को, उसकी लाश को भी लेके उठा के। लेकिन ये सुबकी थी पाकिस्तान के लिए कि इतना बड़ा इंटरनेशनल दहशतगर्द, हम खुद दहशतगर्द कह रहे हैं जिसे पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ने भी तो अपनी पॉलिसी शिफ्ट की ना। जब मुशर्रफ आया, जब ये 9/11 हुआ, मुशर्रफ था ना पाकिस्तान में, तो मुशर्रफ को कहा था यू आर विद अस आर अगेंस्ट अस। ये सवाल भी बना पेपर में। ये बुश ने कहा था या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, हम आपके साथ भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने फिर पेंट गिली कर दी थी। तो हमने वही तालिबान जो हमने बनाए, ट्रेनिंग्स दी, जिन्हें हम अपने बच्चे कहा करते थे, हमने कहा कि ये दहशतगर्द है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उन्हें दहशतगर्द कह रहा था। जब अमेरिका उन्हें जिहादी कह रहा था, मुजाहिदीन कह रहा था, हम भी उसे जिहादी और मुजाहिदीन कह रहे थे। अब हमने उन्हें बना दिया दहशतगर्द। हमने अपनी पूरी सपोर्ट दी, नेटो सारी अपना असला वगैरह सारा यहीं से पाकिस्तान से लेके जाता रहा। इसी वजह से फिर जो अफगानियों में से एक दड़ा था वो बाहर निकला, उसने टीटीपी बना दी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, 2007 में इन्होंने बना के पाकिस्तान पर अटैक करने शुरू कर दी, जिसका खुमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। वो पूरे केपी के अंदर धमाके कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने इस्लामाबाद में धमाका किया है, उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह वो फट रहे हैं। वही तालिबान, वो जो फसल हमने, एक तो असला आया वहां से सारा अफगानिस्तान से, जब ये अटैक हुआ तो वहां से लोग माइग्रेट होके आए। असला आया, नशा जो है ये सारे का सारा उसी वक्त वहीं से अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ पाकिस्तान में सारा। क्लाशनकोफ कल्चर था, इस्लामाइजेशन का जो दौर था जिया का, जो उसने शुरू किया, उसकी फसल हम आज तक काट रहे हैं और अब हमसे वो काटी भी नहीं जा रही। ठीक हो गया जी। तो एबटाबाद कर उसामा बिन लादेन को मार दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर के अंदर। से मैं रेज करता हूं, एक इंटरनेशनल दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पे जब मारा गया, तो इंडिया को तो मौका मिला। देखिए जी, हम नहीं कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना पनाह देता है दहशतगर्दों को। पाकिस्तान की सरजमीन से जो है ना जी मारा गया, एक सुबकी थी हमारे लिए। खैर जी, 2003 में अमेरिका ने क्या किया था जी, इराक पे भी अटैक कर दिया था। इराक के ऊपर अटैक किया केमिकल वेपन्स का बहाना बना के। किसका बहाना बना के? 20 मार्च की डेट थी एग्जैक्ट, आपसे पूछी जाए तो। अमेरिका ने जो अटैक किया इराक पे, 20 मार्च 2003 की बात थी। इराक को भी पूरे को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। 2011 में यहां से इराक से निकला। 2011 में बहाना यह बनाया कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जी। हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी कि इराक में केमिकल वेपन है वो ठीक नहीं थी, इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। पूरा मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, और तुम कह रहे इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। जो लोग मारे गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, कौन जिम्मेदार है उसको? कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी लगा दी। 2003 में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया जब अटैक किया इन्होंने। फिर सजा दी गई उसे 2006 में, उसे बकरा ईद वाले दिन सुबह सुबह उसे फांसी लटका दिया गया। बिठाया हुआ था सद्दाम हुसैन को अभी तक। आखिर पे आगे सद्दाम हुसैन रेजिस्ट कर रहा था, इनकी बात नहीं मान रहा था। उन्हीं का लगाया हुआ पौधा था, पहुंचा वहीं जहां का खमीर था। तो उन्होंने फिर कैफर किरदार तक पहुंचाया। फिर बाद में इस्लाम को ले आया उठा के, इजराइल को अपने खिलाफ कर। कुछ ना कुछ तो बेचना होता है ना मंजन। ठीक है, इस तरह से जो है ना इराक भी तबाह हो गया पूरे का पूरा। 2011 में अमेरिका यहाँ से निकल गया इराक से। अफगानिस्तान में अभी मौजूद था,
ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक इसे मैं रेज करता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ जी, 2011 में उसामा मारा गया। 2013 के अंदर कतर दोहा में तालिबान ने अपना ऑफिस खोला। तालिबान को कहा गया अपना ऑफिस खोले, हम आपसे बातचीत करते हैं। अमेरिका ने कहा, बातचीत शुरू हुई और अल्टीमेटली जो है जो मुआहदा हुआ इनका, हमें तालिबान का और अमेरिका का, वो हुआ जी हमारे पास 29 फरवरी सन 2020 को। तालिबान के दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में नाम क्या था, दोहा एकॉर्ड। दोहा एकॉर्ड। तालिबान की तरफ से मुल्ला बिरादर थे, अमरीकियों की तरफ से ज़ल्मे खलीलजाद। ये पूछता है अक्सर, ज़ल्मे खलीलजाद जो था ये अमेरिका की तरफ से था और तालिबान की तरफ से वो मुल्ला बिरादरान जो थे वो थे। ठीक है। और 29 फरवरी को ये एग्जैक्ट डेट पूछता है। फरवरी में लोग समझते हैं 28 दिन होते हैं, इसलिए 29 की तरफ कोई नहीं जाता भाई। ये 2020 है, लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है। ठीक है। दोहा एकॉर्ड हुआ कतर में और उसके बाद अमेरिका ने इनखला शुरू किया। 1 मई सन 2021 को इनखला शुरू हुआ और 31 अगस्त, ये एग्जैक्ट डेट लिखवा रहा हूं आपको, 2021 को आखिरी जो ट्रूप था वो निकल गया। अब फिर तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। अब फिर तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया तालिबान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। अब कुछ चीजें हैं यूएसए के हवाले से, इसे हम क्लोज करते हैं। तो ट्रंप साहब का मैंने आपको बता ही दिया। अब कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है, 47 नंबर का। ओबामा को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 2009 में। ओबामा के हवाले से सवाल ये बनेगा कि इन्हें 2009 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इनके दौर में कोई नई जंग नहीं शुरू हुई, इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ठीक है। बुश जूनियर के दौर में अटैक किया गया इराक पे भी और ईरान उस पे भी, अफगानिस्तान पे भी। और बुश जूनियर पाकिस्तान भी आया था सन 2006 में और ये सन 2000 में आया था पाकिस्तान। बिल क्लिंटन, इसकी हेनरी क्लिंटन जो थी उसकी बेटी है बिल क्लिंटन की, जो भी इलेक्शन भी लड़ी थी ट्रंप के खिलाफ, पिछला इलेक्शन जो था। अच्छा, ओबामा का मैंने बता दिया, ये पहला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था जिसका ये सवाल बनता है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है। बाइडेन के बारे में ऐसा सवाल नहीं बनेगा, बस इससे पिछला कौन से नंबर का था, ये 40वें नंबर का था। 40वें नंबर का था। कमला हैरिस थी इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट। अब ट्रंप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रंप साहब बिजनेसमैन हैं, वाइट सुपरमेसी चाहते हैं। ये यूएसए के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। बाकी तो इनके ट्रंप के बारे में अलग से हम देख लेंगे। इनका ट्रंप साहब का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये सवाल बनेगा। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है वो 4 साल होती है। प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी 4 साल के लिए होता है। ठीक है। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है ट्रंप का, वो है हमारे पास जेडी वैंस। जेडी वैंस, ये बार बार पूछा जाएगा आपसे, जेडी वैंस। और ये 50वें नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है। फिफ्थ कौन सा, ये भी पूछा जाएगा कौन सा नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वैंस। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के बारे में भी जरूर पूछा जाएगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है वजीर खारजा। मार्को रूबियो जो है ना जी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए की। फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनका सीट का, हमारे पास फॉरेन अफेयर होता है, अमेरिका में होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होगा।
ठीक है, बर्तानिया में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होता है, इनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता। तो मार्को रूबियो, मतलब सीट एक ही है, बस नाम चेंज है। मार्को रूबियो इनके क्या है जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हैं, और वाइस प्रेसिडेंट इनके जेडी वैंस हैं। जेडी वैंस साहब का नंबर भी याद रखेंगे, 50वें नंबर का। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इनकी जो पार्लियामेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के अंदर जो है कोल्ड वॉर शोल्ड वॉर का दौर तो खत्म हो गया। चले, कोल्ड वॉर कैसे खत्म हुई, जब रशिया टूट गया, वो लिख लें, ऐड कर लें। 1991 में एग्जैक्ट डेट 26 दिसंबर है। तो यूएसएसआर जो था ये 15 मुल्कों में टूट गया, यूएसएसआर। एक इसमें से रशिया निकला और 14 मजीद कंट्रीज भी निकले। जो बाकी मुल्क थे उन्होंने कहा, जब आजाद होते हैं तुम्हारे जंग लड़ लड़ के हम थक गए हैं। तो रशिया में से 14 मुल्क और, मतलब टोटल कितने, 15 हो जाएंगे। यूएसएसआर कितने मुल्कों में ब्रेक हुआ, 15 कंट्रीज में ब्रेक हो गया। ठीक है, जिसमें से एक रशिया खुद था, 14 और थे। वो ज्योग्राफी में हम आगे चल के करेंगे कौन कौन से 15 मुल्क थे। 5 तो ये सेंट्रल एशिया वाले हैं, फिर वेस्ट एशिया वाले हैं, फिर ईस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज हैं कुछ। ठीक है, जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो फिर क्या कोल्ड वॉर है, अमेरिका जीत गया ना, अमेरिका क्या आइडियोलॉजी जीत गई, अब यूएसएसआर हार गया। ठीक है, 91 में भी कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई थी। ये वही ऐड कर ले कोल्ड वॉर में। चलें जी, इनकी जो है ना, देखें, जो हाउस है, कांग्रेस है, इनकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है जी, कांग्रेस। कांग्रेस के 2 हाउसेज हैं, एक है जी हमारे पास सेनेट, और एक है जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। सेनेट के जो मेंबर है वो 100 हैं। हर रियासत में से कितने होते हैं, 2, 50 स्टेट्स है ना, ये भी सवाल बना है पेपर में कि एक स्टेट में से कितने होते हैं सेनेटर, 2 होते हैं। 50 रियासतें हैं, 100 सेनेटर हो जाएंगे। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके 435 जो है ना जी, कांग्रेस के टोटल मेंबर 535 हो जाएंगे, मतलब 100 ये हो गए, 435 ये हो गए मेंबर। ये जो 435 है इनकी टर्म है 2 साल, और ये इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके आती हैं, आवाम की तरफ से होती है। ठीक है, इनकी नॉमिनेशन होती है हर रियासत की तरफ से, गवर्नर नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, ये इनका टोटल मतलब आप देखेंगे पार्लियामेंट है। अब इसमें की जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभी तक 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। कब बना था अभी तक देखें, सिर्फ 27 हुई है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ही इतना ज्यादा इनका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, अमेंडमेंट के हवाले से बहुत मुश्किल से जो है ना जी हो पाता है। इसी तरह से सदर की इम्पीचमेंट के हवाले से भी जो प्रोसेस है इंतहाई जो है ना जी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस वजह से आज तक किसी को भी इम्पीचमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इनकी कांग्रेस के हवाले से था जो मैंने आपको बताया। बाकी इनकी जो है पार्टीज का मैंने बता ही दिया था आपको लास्ट लेक्चर में कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, जिस तरह ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से है। ठीक है, और इसमें आप ये देखें कि और क्या रह गया, मैं एक नज़र दौड़ा लेता हूँ, कोई चीज़ रह गई तो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, इनका मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें ना अब नॉर्थ अमेरिका के हवाले से अगर बात करें तो 2 जो है ना जी यहाँ पे, मतलब एक ही है, नेफ्टा, नेफ्टा लिखे NAFTA, नेफ्टा। ये बनाया गया था जिसके बारे में सवाल बनता है 1992 में, इम्प्लीमेंटेशन 1994 में हुई थी। क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन, F से फ्री, T से ट्रेड, A से एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था। इसमें जो है यूएसए
कनाडा और मेक्सिको, 3 मुल्क थे। यूएसए, कनाडा, 3 मुल्क मेन वही है। ठीक है, अब इसका नाम तब्दील किया गया सन 2020 में। ये सवाल बना पेपर में। 2020 में जो हमारे पास नेफ्टा था, नेफ्टा का नाम तब्दील करके रखा गया यूएस एम, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा सीए, यूएसएमसीए। इसके बारे में पेपर में पिछले दिनों देखा है मैंने। तो ये जो है ना जी, क्या है, जिसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, 3 मुल्क। इन्होंने कहा जी हम आपस में जो ट्रेड करेंगे जी वो क्या होगा जी, फ्री ट्रेड होगी। ठीक है, बाकी यूएसए के अंदर करंट अफेयर के हवाले से देखिए मजीद आगे चल के, तो करंटली जो 2028 का फीफा वर्ल्ड कप है, कौन सा फीफा, वो यूएसए होस्ट करेगा, लॉस एंजलिस। 2026 वाला किधर हुआ, 24 वाला, 4 साल के बाद होता है ना। नहीं, ये फीफा नहीं, 2028 की ओलंपिक्स, 2028 की ओलंपिक्स और 2030 का फीफा है ओलंपिक्स। 2024 की जो ओलंपिक्स है उसे फ्रांस ने होस्ट किया। उसे किसने होस्ट किया, फ्रांस ने किया। हमारे अरशद अदीम साहब फ्रांस से नहीं जीत के आए थे, वो जेवलाइन थ्रो में वो जो मेडल जीत के आए हैं। 28 की ओलंपिक्स जो है किधर होगी जी, यूएसए में होगी। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें हम, हाँ जी 2022 में हुआ था और 2026 में होगा, 2030 में होगा और 2034 में होगा। ये चारों करने हैं आपने। 22 वाला किधर हुआ था, कतर में। 26 वाला यूएसए में होगा, 30 वाला स्पेन में और पुर्तगाल में होगा और 34 वाला सऊदी अरेबिया में होगा। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी सवाल बनेगा कि 22 वाला तो कतर में हुआ था, 26 वाला यूएसए में होने जा रहा है, 30 वाला स्पेन में, और स्पेन के साथ आप पुर्तगाल देखिए और साथ में मोरक्को, 3 मुल्कों में। और 34 वाला जो है ये किधर होगा जी, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ये फीफा है, सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब वो भी बना रहा है, जमीन से ऊपर ग्राउंड बना रहा है। ठीक है, करंट अफेयर के हवाले से ये 2 सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। उसके अलावा आप देखें कि हमारे पास सी पोर्ट के हवाले से सेटल, सी पोर्ट के बारे में पूछता है वो, यूएसए के हवाले से सेटल, सी पोर्ट का पूछ लेता है। शीतल जो है ये हमारे पास सी पोर्ट है यूएसए की। इसी तरह से और क्या है जी, बाकी हमारे ब्लेयर हाउस के बारे में पूछता है। ब्लेयर हाउस के बारे में लिखने जरा, ब्लेयर हाउस, ब्लेयर हाउस स्टेट जो गेस्ट जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान से अगर वफद जाएगा तो वो कहाँ ठहरता है, ब्लेयर हाउस में ठहरता है। किधर ठहरेगा, ब्लेयर हाउस में। ठीक है, और बाकी व्हाइट हाउस का तो मैंने आपको बता ही दिया था। व्हाइट हाउस का, ब्लेयर हाउस जो है इनका स्टेट गेस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे आके रुकते हैं। पैन अमेरिकन हाईवे के बारे में बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, और ट्रंक बे बीच वर्जीनिया में है, इसके बारे में पूछ लेता है। ट्रंक बे बीच, ट्रंक बे बीच, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्जीनिया में हमारे पास बन जाएगी, वर्जीनिया रियासत है अमेरिका की। तो यही मेन आपके मेरा क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है या जो आपसे सवाल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई एमसीक्यूज आपको बुक में से कोई मिले, आप पास पेपर पढ़ रहे होते हैं यूएसए के हवाले से, उसे उठा के इधर डाल दें। जो आपने ये नोट्स बनाए उसके अंदर उठा के डाल दें, ऐड करते जाएं। कोई भी है किसी भी हवाले से, जब आप इन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो वो भी क्वेश्चन भी साथ में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही जो है ना इकट्ठे किए हैं सारे क्वेश्चन जो कमीशन में या उसके रिलेटेड जो बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आप खुद भी जो है ना जी इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकती हैं। कोई चीज़ रह गई, देखिए मैं भी इंसान हूँ।
ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं है बेटा इस दुनिया के अंदर, तो हर इंसान से गलती की गुंजाइश होती है। इंसान होंगे तो गलती तो होगी, कंप्यूटर से नहीं होती, रोबोट से नहीं हो सकती गलती, फरिश्तों से नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई अगर बात रह गई है तो आप उसमें खुद भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह साउथ अमेरिका एक दिन में हो जाएगा बेटा, वो ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे। कल इंशाल्लाह हम साउथ अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछने हो बैठे रहें। हाँ, सीटो सेंटो बेटा उधर करेंगे, सीटो सेंटो करेंगे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उधर कर लेंगे। सीटो 54 में बनी थी, सेंटो जो थी वो 55 में बनी थी। बगदाद पैक्ट भी जिसे कहा था, वो बेसिकली यही था, अमेरिका की कोल्ड वॉर ही लड़ रहे थे हम, उसमें भी मकसद यही था और कुछ भी नहीं था। चाइना को कैसे हमने जो है ना जी घेरा डालना है, रशिया को कैसे जो है ना जी कम्युनिज्म को हमने कैसे रोकना, मकसद यही था उसका भी। सीटो सेंटो अमेरिका नहीं बनवाई थी, सारी पपेट थे सारे कंट्रीज जो भी इसमें आए थे। कर लेंगे आगे चल के। सबसे डिफिकल्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है याद करने के लिए? अफ्रीका तंग करेगा। हाँ, एक बच्चे ने सवाल पूछा जी, हाउ मैनी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गॉट नोबेल प्राइज। बेटा काउंट नहीं किए मैंने, आप कीजिएगा अगर करना चाहें तो। लेकिन जिनके बारे में कमीशन पूछता है मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने ओबामा के बारे में बताया, जैसे मैंने विड्रो विल्सन के बारे में बताया। ठीक है, जिनके बारे में कमीशन पूछ रहा होता है अक्सर, वो मैंने बता दिए हैं बेटा आपको। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको बेटा। यूएसए यूएसएमसीए, सीए से कनाडा। गर्म पानियों तक पहुंचने वाली बात में कितनी हकीकत है? बेटा ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, कोई मुल्क इस तरह से किसी मुल्क के ऊपर हमला कर गया, यहाँ इतना दूर तक नहीं जा सकता, दरमियान में डिस्टेंस बहुत सारा था ना। ठीक है, तो वो जो उसका अपना एरिया था वो भी खत्म हो गया। इसके चक्कर में अगर आप देखें उस बात को हकीकत मान भी लें तो वो जो उसके जो 5 साल मतलब 14 मुल्क उससे अलग हो गए इस चक्कर में। गर्म पानियों से उसके पास रसाई रशिया के पास डायरेक्टली है। कहाँ से है? मैप में आपको करवाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से है। ब्लैक सी से, ब्लैक सी से सीधा मेडिटेरियन में घुसता है वो, उसे क्या जरूरत है इधर आने की? एएसएफ के सब्जेक्ट पहले कीजिएगा प्लीज। एएसएफ के लिए बेटा एक टेस्ट सीरीज का मैं प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, उसमें इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। ज्योग्राफी कितने वीक में एंड होगा बेटा? एक वीक अगला तो पूरा लग जाएगा आपका, उससे नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें भी 2 दिन आपके लग जाएंगे। अगर आप हिम्मत करें तो उससे पहले भी हो सकता है। अगर आप सैटरडे को भी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं, एक छोटा सा ऐसे ही आधे घंटे 40 मिनट का, तो सैटरडे भी हमारा मतलब वर्किंग डे में काउंट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट वीक में फिर हिम्मत करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं, आप अगर साथ दें तो। ईरान का रेवोल्यूशन किस सुप्रीम लीडर की वजह से आया था? बेटा इमाम खुमैनी साहब थे, आयतुल्लाह खुमैनी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी साहब, खुमैनी साहब या इमाम खुमैनी साहब कहते हैं उन्हें। सर 7 में से 7 कॉन्टिनेंट है तो मोदी क्यों गया था कनाडा फॉर G7? हाँ, G7 का एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि 7 जो कॉन्टिनेंट है, 7 कंट्रीज में G7 में मिसाल के तौर पे अगर इंडिया नहीं है तो मोदी क्या करने गया हुआ था? बेटा देखिए, बाज़ दफ़ा कंट्रीज को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, जो मेंबर नहीं होते उन्हें भी बुलाया जाता है, जो फ्यूचर में जाके मेंबर बन सकते हैं, जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनवाइट किया जाता है। अच्छा, बच्चे ने कहा जी रशिया यूएसए के साथ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 2 में कोल्ड वॉर तो बेटा इसके बाद शुरू हुई ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखिए, इंटरेस्ट होते हैं बेसिकली कंट्रीज के,
तो इंटरेस्ट एक जैसे थे तो इकट्ठे हो गए। देखिए सल्तनत उस्मानिया से रशिया को खतरा था, सल्तनत उस्मानिया के मुखालिफ बरतानिया वाले थे तो रशिया उनके साथ मिल गया, बरतानिया अमेरिका के साथ। असल में तो खतरा रशिया को भी था, रशिया के सर पे बैठा हुआ था सल्तनत उस्मानिया। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने रशिया को भी मारना शुरू कर दिया था। जब हिटलर मार रहा था रशिया को तो रशिया फिर उन्हीं की साइड पे जाके खड़ा हो गया ना, उसके साथ बरतानिया के साथ और फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ। एक तरफ हिटलर है, हालांकि हिटलर का मुआहदा था रशिया के साथ कि जी हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हिटलर ने फिर भी अटैक कर दिया रशिया पे। उस वक्त इंटरेस्ट और थे, कोल्ड वॉर तो बाद में शुरू हुई है। बच्चा कह रहा है जी G7 कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड? बेटा ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ग्रेड 7 कहेंगे इन्हें आप। FI एक्ट भी कवर करवाएंगे जी बेटा, सीट्स आई तो हम जरूर करवाएंगे FI एक्ट भी आपको, लेकिन करवाएंगे तब जब सीट्स अनाउंस होंगी, अभी नहीं। SDO वालों के लिए कोई एडवाइस? बेटा आप देखिए, अब आपको मैं तो मेरे ख्याल से कोई 2 वीक से आपको कह रहा था कि यार 21 को 20-21 को हो जाएगा एग्जाम, तो अपनी तैयारी जो है करते रहें। अब जो टाइम रह गया अभी भी आपके पास 9-10 दिन तो है ना, तो इसमें आप एक तो रिवीजन करें पास पेपर्स की, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं खुद से करें। आप जो टेस्ट सीरीज मुख्तलिफ लोग शुरू करेंगे उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। हमने जो शुरू की थी वो तो 18 को हमारी कंप्लीट हो रही है। हमने उसी हिसाब से प्लान किया था कि एग्जाम अगर 20-21 को हो तो उससे पहले हमारी टेस्ट सीरीज मुकम्मल हो। ठीक है, SDO की अलग से भी की थी हमने। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अब आपके पास जो जितने दिन रह गए हैं ना उसमें आप रिवीजन करें। जो आपने चीजें पॉइंट आउट की थी, सॉर्ट आउट किया था कि यार इन्हें मैंने आखिरी दिनों में फिर रिवाइज करना है, उन चीजों को रिवाइज करें और साथ में ऐसे लिखना शुरू करें, ऐसे की आउटलाइन बनाना शुरू करें, हेडिंग्स बनाना शुरू करें 2, 4, 5, 7 ऐसों की। ठीक है, ऐसे का कुछ मटेरियल हमने आपके साथ शेयर किया है, मजीद भी आगे चल के कुछ ना कुछ हम शेयर करते रहेंगे। ट्रिक टू रिमेंबर द होल सिलेबस? बेटा ट्रिक शरीक कोई चीज़ नहीं होती, ये फीमेल है बेटा, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक शरीक नहीं होती, उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग में मेमोराइज करना पड़ता है। कोई एक ट्रिक के साथ आप सारी चीज़ें नहीं हाँक सकते एक डंडे के साथ। ठीक है, और ट्रिक के चक्कर में ना पड़ा करें, ये सारा मतलब है कि आप कहें कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बात होती है। हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है, कैसे भी करके याद करना है किसी भी चीज़ को। हर बंदे के अपना एक चीज़ों को याद करने का लेवल होता है। ठीक है, हर चीज़ की ट्रिक बनाना बेवकूफ़ी है, ना ही बनाई जा सकती है। और ट्रिक जो है शॉर्टकट है माजरत के साथ, और शॉर्टकट से एग्जाम पास नहीं होता है। आपको थारोली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बैकअप में नॉलेज रखना पड़ेगा किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तभी आप जो है ना लंबा खेल सकेंगे। एक बच्चा कह रहा है जी आई एम 0 इन ऐसे, व्हाट शुड आई डू? बेटा देखिए, हर बंदा ही ऐसे 0 होता है जिस तरह आप है, कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आया हुआ है। हो सकता है आपके अंदर वो स्किल हो ऐसे लिखने की, क्योंकि हर बंदे ने ऐसे लिखा होता है मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और आप जो है ना अपने आप को ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो थोड़ा सा पॉलिश करें, ऐसे लिखना शुरू करें आप। मैंने नोट्स शेयर कर दिए, उसी में से पॉइंट बना के अपनी आउटलाइन बनाना शुरू कर दें। या बुक मैंने बताई थी आपको, ऐसे की कोई भी बुक ले ले मार्केट से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। असर जमाल साहब की बुक वैसे चल रही है आजकल, उसमें से आप पॉइंट्स बना के, हेडिंग बना के उसे पढ़ते जाए कि अच्छा इस पॉइंट के अंदर ये चीज़ मैं डाल सकता हूँ। वर्डिंग आपकी खुद की होनी चाहिए, थीम लेना है, अपने आइडिया लेना है बस, और उसका जो है ना उसकी सेटिंग जो है पैराग्राफ्स की वो प्रॉपर रखनी है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। आउटलाइन बनाना आपको आनी चाहिए, ये कर ले, कोई पता नहीं आप कैसे पास हो जाए, बाकियों को ना हो। तो ऐसे के पेपर में सारे लोगों ने अपेयर होना है, कोई बच्चा इसलिए अपेयर ना हो कि यार मेरी तैयारी नहीं है। कोई मसला नहीं है, नहीं होगा, कम से कम आप पेपर में जाके बैठेंगे, पेपर में जो कुछ भी आप लिख के आएंगे गलत सही, उसमें जितने आपके नंबर आएंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है, और मैं थोड़ी सी और मेहनत करता तो शायद मेरा ये पास हो जाता।
आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कल को कोई और बड़ी सीट आ जाती है, उसमें ऐसे होता है आपका एक झांका जो है वो मतलब है कि एक वो निकल गया होगा, आपका वो डर निकल गया होगा कि यार ऐसे तो कुछ भी नहीं है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने 50, 55, 54 नंबर लिए ऐसे के अंदर, हालांकि उनका कभी वन पेपर पास नहीं हुआ। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आपने सबने तैयारी करके जाए तो अच्छी बात है। कितने दिन तक एक सब्जेक्ट कवर होगा हमारा? बेटा मैक्सिमम आपके दो वीक लगेंगे एक सब किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने में। एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक वीक लगेगा, जैसे कंप्यूटर है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, जैसे कंप्यूटर, जैसे उर्दू है। इंग्लिश में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ में 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पाकिस्तान ज्योग्राफी इसके साथ करेंगे? नहीं बेटा, अलग से करेंगे पाकिस्तान ज्योग्राफी। हाँ, ये पूछा हुआ है हैदर अली ने कि जी ब्रिक्स कंट्रीज न्यू करेंसी लॉन्च कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। जी बेटा, उनका मकसद ही यही था, मैंने बताया था। अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो मतलब है कि टेंशन है वो ब्रिक्स से है। ब्रिक्स अपनी करेंसी लाना चाह रहे हैं, ब्रिक के नाम से या और भी किसी नाम से लाना है। ब्रिक का एजेंडा यही है कि यार हम अमेरिका की जो मोनोपोली है जो डॉलर वाली है उसे हम कैसे ख़त्म करें। हम आपस में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं आपस में हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें। जैसे इंडिया और जो है ना रशिया, वो रुपीज़ के अंदर और रूबल के अंदर जो है ना अपना तेल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। चाइना और रशिया जो अपनी करेंसी में जो है ना चीज़ें ले रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट गया हुआ था सऊदी अरब से, वो मुआहदे कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ जो लेन देन करेंगे ऑयल का वो अपनी करेंसी में करेंगे। तो मतलब एक धचका तो लग रहा है ना अमेरिका को। हालांकि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा एक दिन में। हाँ जी, कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू मौसम अली। बेटा मौसम बेटा, इंटरव्यू का जब आपका टाइम आएगा तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपके पास डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू के हवाले से आपको गाइड कर दिया जाएगा बेटा, परेशान ना हो। रिमेनिंग कंटेंट ईच पर लेक्चर करवा दें, रिकॉर्डेड लेक्चर सैटरडे संडे को भेज दें एसडीओ के पहले। बेटा सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती आयशा बेटा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सैटरडे संडे अगर लेक्चर दूँ तो मुझे बताएं फिर आपका ऑफ कब होगा वीक में? टेस्ट भी तो लेना है हमने आपसे। तो संडे तो ऑफिशियली हमारा मतलब है कि ऑफ होता है। सैटरडे संडे वैसे हमारा ऑफ होता है, लेकिन इस सैटरडे को मैं एक छोटा लेक्चर आपको भेज दूंगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का छोटा सा है, 40 मिनट का होगा, 35-40 मिनट का। वो आप कर लीजिएगा, उससे ये है कि हमारा एक दिन बच जाएगा, अगले वीक का एक दिन हमारा सेव हो जाएगा। जी बेटा, सैटरडे संडे ऑफ होता है मौसम बेटा। यूएसए हिस्ट्री के रिलेटेड बेटा यही चीज़ें हैं रिमशा जो मैंने करवाई हैं आपको, यही आपके नोट्स हैं बेटा। जो मैं क्यों कहता हूँ आप खुद लिखे। आप जब ये लिख रहे हैं आपके दिमाग में वो इवेंट जो स्टोरी में सुना रहा था आपको, वो दिमाग में आपके बैठ गई है। ठीक, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तड़का भी लगाया है मैंने, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट की जब बात की जाएगी तो उस वक्त चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। इंटरेस्ट बिल्ड करें थोड़ा सा, ठीक है। तहसीलदार के कितने पेपर होंगे बेटा? तहसीलदार के बेटा 3 पेपर होंगे कम से कम। और इसमें एक तो जीके का होगा और दूसरा लॉ का होगा, तीसरा इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश एसे का होगा जब सीट आएंगी। एसे के नोट्स दोबारा शेयर करवा देता हूँ। ट्रम्प 3rd टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकेगा? ऐसे तो फिर इसके 2 टर्म पॉलिसी डिस्टर्ब होगी। नहीं बन सकेगा मेरे ख्याल से। उनके ना असल में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प के खिलाफ वैसे ही जो है ना बड़ी चीज़ें चल रही हैं, मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा ये। कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। उसका आपने सुना नहीं है कि काश मैं तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता, तो बड़ा मसला है जी। वो कहता अक्सर आगे वो क्रिटिसाइज करता है। पेट्रोल और गैस के लिहाज से कौन से कंट्रीज में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं? बेटा रिसोर्सेज होना और प्रोड्यूसर होना 2 फर्क है। रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा जो ऑयल के हैं वो वेनेजुएला के पास है, वेनेजुएला के पास रिजर्व्स जो हैं, ठीक है। जबकि जो ऑयल के प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन में, वो यूएसए पहले नंबर पे, एक्सपोर्टर में भी प्रोड्यूसर पे भी, ठीक है। यूएसए अमेरिका, गैस में भी और ऑयल में भी अमेरिका है प्रोड्यूसिंग कंट्री के हवाले से, एक्सपोर्टर के हवाले से। जबकि
वेनेजुएला के पास आयल के ज़खायर सबसे ज़्यादा है। टोटल लैंड और वाटर परसेंटेज पूछना चाह रहे हैं बेटा यूएसए और कनाडा की। रिजवान क्या सवाल है बेटा आपका? हाँ जी, यह निहाल अंगपन इस तरह से बेटा, माजरत आपका नाम नहीं पढ़ा गया। वो कह रहे हैं जी जिस तरह से आपने यूएसए हिस्ट्री पढ़ाई है डिटेल में, क्या आप पंजाब की हिस्ट्री वैसे पढ़ाएंगे? जी बेटा, हमारी कोशिश होगी, इंशाल्लाह आपको पंजाब हिस्ट्री भी डिटेल में करवाएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन आईओ वाले बच्चे हैं, पीआ वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर अकाउंटेंट की तैयारी करनी हो तो जीके के बाद आपकी अकेडमी करवाएगी। नहीं बेटा, अकाउंटेंट की तैयारी हम नहीं करवाते, हमारा ये जनरल ही है। अकाउंटेंट की बेटा आपको खुद करनी पड़ेगी, कोई अकेडमी नहीं करवाएगी आपको पाकिस्तान में तैयारी। कोई अगर आपको करवाएगा भी सही तो फीस लेके आपके साथ टाइम पास करेगा, बाकी आपकी मर्जी है। प्रेसिडेंशियल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या फर्क है बेटा? आप देखें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है कि डेमोक्रेसी, विल ऑफ द पीपल। तो अमेरिका में भी डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इख्तियारात गवर्नमेंट के पास है। मतलब आप कह रही है गवर्नमेंट को रन करने का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होते हैं। हमारे पास क्या है जी, आप देखेंगे हमारे पास जो सारे इख्तियारात होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं आप इसे। जी नूर बेटा, आपका सिर्फ मैसेज में डॉट डॉट आ रहे हैं, आपका बल्कि नूर ने लेफ्ट कर दिया है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद नहीं होते, कैसे हो जाएंगे बेटा? हो जाएंगे, जब मैं करवाऊंगा तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, साथ साथ हम करते जाएंगे ना, उस वक्त करते जाना, एक एक को करके करेंगे तो हो जाएंगे। रोनाल्ड रैगन का ताल्लुक किस पार्टी से था? देखना पड़ेगा बेटा, मेरे ख्याल से रिपब्लिकन पार्टी का होगा शायद, चेक कर लीजिएगा बेटा ये, अलियास राणा साहब चेक कर लीजिएगा। हाँ नूर बेटा, आप सवाल पूछ लें, आपको नहीं शो होगी, मुझे शो होगी आपकी चैट जो आप मैसेज लिखेंगे। स्पोर्ट्स पे सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर दें। सेपरेट तो बेटा भी नहीं हो सकेगा, आपको साथ साथ हम करवा लेंगे, जिस तरह से आज हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। फीफा को ओलंपिक्स पे आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा, इसी तरह से कुछ स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर कोशिश करेंगे हम डिटेल में भेजेंगे आपको। रिपब्लिक क्या होता है जी? एक बच्चा पूछा, रिपब्लिक का मतलब ऐसे है कि बेटा वो रियासत रिपब्लिक कहलाएगी जो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रही हो। जिस तरह से पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना था? 1956 में, जब हमारा कानून आया। उससे पहले हम रिपब्लिक नहीं लिख सकते थे अपने साथ, हमारा कानून ये नहीं था, हम मोनार्क थे। या मतलब है कि आप कह सकते हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमारे पास हो सकती थी, वैसे डोमिनियन स्टेटस था हमारा। तो रिपब्लिक होता है वो रियासत जो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ के तहत चलाई जाए। चले एंड हो गए क्वेश्चन आपके, या कोई रहते हैं? हाँ नूर का रह गया सर जी, बाकी चार्ज। चले चले, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चले, कोई सवाल रह गया हो तो पूछ ले, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में। कोशिश किया करें क्लास में सवाल पूछ लिया करें, पर्सनली पूछते हैं आप, कभी मैं अवेलेबल होता हूँ कभी अवेलेबल नहीं होता हूँ, इसलिए शायद उधर आपके सवाल रह जाते होंगे। हमारी टीम हैंडल कर रही होती है, वैसे रिप्लाई तो हम सबको कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा हमारी टीम रिप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो क्लास के दौरान कोशिश किया करें, कर लिया करें। मैं खुद भी रिप्लाई करता हूँ उस नंबर पे, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होता हूँ बेटा। चलें बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।